एग्जाम्स आर नियर बट वाई टू फियर व्हेन पीके भैया इज हियर। सो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं अगले चैप्टर की वन शॉट वीडियो। अभी तक फिजिक्स की क्लास 11th की एक जो किताब थी ना, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट किताब थी, वो हमने पूरा निचोड़ के पढ़ लिया है। अगर आपको कोई भी चैप्टर देखना है, यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर ग्रेविटेशन तक, हर एक चैप्टर का डिटेल वन शॉट, वन ऑफ द बेस्ट ऑन यूट्यूब, ये मैं तुम्हें दावे से बोल सकता हूं। तुम जाकर देख लेना अगर विश्वास नहीं हो रहा तो। और ये जो है अब नई बुक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि पहला चैप्टर आपको पता ही है, जो कि सबसे इजी चैप्टर है। मैं अगर बोलूं कि सबसे छोटा और सबसे इजी चैप्टर कौन सा है ना क्लास 11th का, तो उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट नेम होगा इसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट सारे के सारे सवाल, थ्योरी, सब कुछ करा दूंगा जो कि तुम्हारे पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक है, भरोसा रखना। तुम्हारा टीचर ना यहां पर एकदम जोश से तुम्हें पढ़ा रहा है, एनर्जी से तुम्हें पढ़ा रहा है, तो मैं चाहता हूं मेरे हर एक स्टूडेंट के अंदर वो जोश रहे, वो एनर्जी रहे, है ना। कभी भी अगर डर लगे ना लाइफ के अंदर, तो अपना गोल याद रखना कि तुमने पढ़ाई इसलिए स्टार्ट करी थी क्योंकि तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना था। जब तुम छोटे थे तो क्या सपने सोचते थे ना कि लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे। तुम्हारे अंदर का वो जो छोटा बच्चा है ना, वो तुम्हें देखकर प्राउड फील करना चाहिए, इसलिए तुम मेहनत कर रहे हो। आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है काफी छोटा चैप्टर है ना। ये चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? सबसे पहले होता है सॉलिड क्या होता है। अब देखो, सॉलिड मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सॉलिड है ना, सबको पता है भैया व्हाट इज सॉलिड। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है यहां पर जिसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। भैया डिफॉर्मेशन क्या है? अरे अंग्रेजी का शब्द है। सबसे अच्छी बात बताऊं क्या, इस चैप्टर में ना डेरिवेशन नहीं है भैया, मजाक तो नहीं कर रहे? सही बताओ, है सही में डेरिवेशन? अरे नहीं है डेरिवेशन भैया, मजे ही मजे लो, एंजॉय करो। बस दो ही डेरिवेशन है, सॉरी। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन क्या है? देखो, डिफॉर्मेशन, आप किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगाओगे तो वो अपनी शेप और साइज को बदल लेगा। जैसे कि अगर मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं उसमें जोर से फोर्स लगाऊं तो एक समय ऐसा आएगा जब अपनी शेप और साइज बदल लेगा। बदल लेगा या नहीं बदलेगा? हाँ, बदली तो वो भी थी, कोई बात नहीं बेटा। इसको हम देखते हैं अभी। तो क्या है डिफॉर्मेशन? व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट चेंजेस इट्स शेप एंड साइज और बोथ। जब ये चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बेटा? डिफॉर्मेशन। ठीक है, दिस चेंज प्रोड्यूस्ड इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ठीक है जी, हमको समझ आ गया भैया डिफॉर्मेशन क्या होता है। लेकिन अब एक शब्द मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, और वो जो तुम बचपन से उस शब्द को गलत मान के बैठे थे, आज तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम तोड़ूंगा मैं। इलास्टिक, इस शब्द का क्या मतलब होता है? तुम बोलोगे भैया वो बचपन में ना हम वो इलास्टिक वाला वो पहनते थे, नाड़ा होता था इलास्टिक वाला, पजामा होता था इलास्टिक वाला। तो भैया इलास्टिक यानी जो ज्यादा स्ट्रेच हो पाए। अरे यही तो है इलास्टिक का मतलब, है ना, जो ज्यादा स्ट्रेच हो पाए। रबड़ इज इलास्टिक। बट अगर आज मैं बोलूं कि फिजिक्स के हिसाब से इलास्टिक की डेफिनेशन ये नहीं होती, तो इलास्टिक का मतलब क्या है देखते हैं, आ जाओ। इलास्टिक का मतलब है if a body regains its original shape and size after removal of the force। यानी इमेजिन करो मैंने इस पे फोर्स लगाई, इसके शेप और साइज में थोड़ा सा चेंज आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स को छोड़ा तो ये अपनी शेप पे वापस आ गया, अपनी शेप पे वापस आ गया। उस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूं क्या? इलास्टिक। और उस वर्च्यू को मैं बोलता हूं इलास्टिसिटी। क्या बोलता हूं? इलास्टिसिटी। अभी लिखवा दूंगा, सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले तुम ये समझो इलास्टिक क्या है। अगर किसी के ऊपर फोर्स लगाओ, उसके शेप एंड साइज में बदलाव आ जाए और वो वापस जब फोर्स हटाई तो उसी शेप में आ जाए, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक। जबकि एक और चीज होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्ले। क्ले तो देखी होगी, क्ले। तो मान लो तुम क्ले लो और उस क्ले में ना अपनी ऐसे उंगली दबा दो, है ना, फोर्स लगाई, डिफॉर्मेशन भी आ गया। अब उंगली को हटाओ, जैसे तुम उंगली को हटाओगे तो क्या क्ले वापस से ऊपर आ जाएगी? नहीं नहीं, क्ले वैसे की वैसे रह जाएगी। यानी जब हम फोर्स लगाते हैं और उन बॉडीज जिसके अंदर क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, परमानेंट चेंज इन शेप या साइज आ जाता है, तब हम उन बॉडीज को बोलते हैं प्लास्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टिक। बहुत बढ़िया। इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, द डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक। ठीक है, ये प्लास्टिक हो गया, इलास्टिक हो गया। चलो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो इलास्टिसिटी होती है ये क्या होती है। ठीक है, बट उससे पहले ये जो डिफॉर्मेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको दो प्रकार के बताए, एक होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, टेम्पररी डिफॉर्मेशन, जिसके अंदर क्या होगा, फोर्स लगाओगे और जैसे ही फोर्स हटाओगे वापस। हाँ ठीक है,
बट ये है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी परमानेंट चेंज। यहां पर क्या होगा, परमानेंट चेंज होगा। बहुत बढ़िया, ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है इलास्टिसिटी की, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ना बोनस चैप्टर है तुम्हारे के लिए, मतलब तुम सबके लिए अगले 1.5 घंटे बोनस है। पता है क्यों? क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर जितने भी सवाल तुम्हारे स्कूल लेवल में पूछे जा सकते हैं सारे सवाल तुम इसके अंदर सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और यहां पर डेफिनेशंस वगैरह भी पूछी जाती हैं, तो थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो इलास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी बॉडी की जिसकी मदद से जब तुमने फोर्स लगाई और जब फोर्स हटाई तो अपनी वापस से उसी शेप में आ गया, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी। अब मेरे मन में एक सवाल आया, विच बॉडी इज मोर इलास्टिक, स्टील या फिर रबड़ बैंड? क्या लगता है भैया? रबड़ बैंड ज्यादा इलास्टिक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, रबड़ बैंड को खींचते हैं तो वापस से सेम शेप में आ जाता है। मैंने कहा बात तो तेरी सही है, पर फिजिक्स के हिसाब से गलत है। इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सख्त, जैसे हम बोलते हैं ना सख्त लौंडा है ना, तो तुम इलास्टिसिटी को ऐसे समझो, इसका मतलब होता है बेटा सख्त, है ना, एकदम सख्त, जो कहीं पिघलता नहीं है है ना। ऐसे लड़के एग्जिस्ट नहीं करते, वो अलग बात है, बट सख्त समझो। अब समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक चेयर है ना, 2 चेयर है, एक स्टील की चेयर है, एक रबड़ की चेयर है, ठीक है। तो एक दिन एक इंसान बैठा 100 किलो का, तो स्टील की चेयर तो वैसी है ना, बट रबड़ की जो चेयर होगी वो हल्की सी बेंड हो जाएगी ना, हो जाएगी। बट जब वो इंसान उठ जाएगा तो वापस से सीधी हो जाएगी, ठीक है, मान लिया। बट अगर वही 100 किलो का इंसान 3 दिन 4 दिन 7 दिन उसी चेयर पे बैठेगा तो स्टील की चेयर तो ऐसी रहेगी, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। लेकिन रबड़ वाली जो चेयर थी, जो कि पहले सीधी थी, अब वो बेंड रह जाएगी, यानी उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। तो कौन ज्यादा इलास्टिक, कौन कम इलास्टिक? अरे बोल, स्टील ज्यादा इलास्टिक, रबड़ कम इलास्टिक। तो आपको याद कैसे रखना है, इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सख्त। कौन ज्यादा सख्त है? जो जितना ज्यादा सख्त होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा, ऐसे समझो तुम। जैसे स्टील जो है ज्यादा ताकतवर है, सख्त है, और अगर मैं बात करूं रबड़ की तो कम इलास्टिक है, क्योंकि वो ज्यादा सख्त नहीं होता। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। तो ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। एक प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन भी समझ लो, ये क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच अलाउज इट टू रिटेन इट्स डिफॉर्म शेप परमानेंटली। यानी जो भी डिफॉर्मेशन आया है बॉडी के अंदर वो परमानेंट रह जाए, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल क्या है, वो घरों के अंदर पुट्टी वुट्टी होती है ना, देखिए पुट्टी, हाँ, तो पुट्टी क्या है, अरे उसमें प्रेस करोगे तो वैसा ही रह जाता है ना। सिमिलरली मड, क्ले, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है अगला टॉपिक, इलास्टिक। तुम्हें समझ आ गया है ना, कौन ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या फिर रबड़? में से बोलो स्टील। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है जी, समझ आ गया। अगला टॉपिक है स्ट्रेस। भैया यार, पेपरों की स्ट्रेस, लाइफ में उसका ना रिप्लाई आने की स्ट्रेस, मम्मी पापा की स्ट्रेस, इतनी सारी स्ट्रेस है, ये कौन सी? अरे भैया वो सब स्ट्रेस अलग है, वो जीवन का सत्य है, वो चलता रहेगा, ये स्ट्रेस अलग है। इस स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देखो सबसे पहले क्या है, स्ट्रेस इज द रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। समझाता हूं, एक बॉक्स है या फिर पेन है, ये पेन है, ठीक है, इस पेन को मैं खींच रहा हूं, इस पेन को मैं खींच रहा हूं, ठीक है, हाँ एकदम खींच रहा हूं। जब मैं इसको खींच रहा हूं ना, तुमने अगर एक चीज नोट करी हो यार, जब मैं फोर्स हटा दूंगा तो ये पेन ऐसा का ऐसा रह जाएगा, हाँ है ना, हाँ है ना। तो ये पेन ऐसा का ऐसा कैसे रह पाया? क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स होगी जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसके शेप एंड साइज को वापस से, है ना, वापस से खींच रही होगी, हाँ है ना। अरे एक रबड़ को मैं खींचता हूं और जब छोड़ता हूं तो रबड़ वापस से उसमें आ जाता है, उसी शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स है। तो स्ट्रेस यही होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बस भैया ये फॉर्मूला तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है यार। मैंने कहा बिल्कुल देखा, पता कहां भैया? प्रेशर प्रेशर प्रेशर, हाँ जी बहुत बढ़िया, प्रेशर, हाँ। तो स्ट्रेस प्रेशर एक ही है, फिजिक्स के हिसाब से अलग है बट फॉर्मूले के हिसाब से एक ही है ना। ये भी क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। चलिए बहुत बढ़िया। तो स्ट्रेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ये नल वाला जो सिंबल होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होने वाला है,
ठीक है, अब तो मुझे ये बताओ कि इसका यूनिट क्या होगा, वही यूनिट जो कि प्रेशर का होता है, आपको पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत सही। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि स्ट्रेस जो होता है वो एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रेस है ना, ये भी तीन प्रकार की है भैया, हमारे भी जीवन में बहुत प्रकार की स्ट्रेस है, तुम्हारे जीवन से हटके यहां पर भी स्ट्रेस तीन प्रकार की है। एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है शियर स्ट्रेस, और एक होती है क्या, हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस। समझाता हूं एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये वाली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखो, जब भी हम किसी रॉड को लें, या तो हम उसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे या तो हम उसकी लेंथ डिक्रीज करेंगे। अरे दो ही काम कर सकते हैं ना यार, या तो लेंथ बढ़ा दूंगा या तो लेंथ कम कर दूंगा। तो वो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगती है ना, उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना। जब भी आप किसी चीज को खींच रहे हो और रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रही है, रिस्टोरिंग फोर्स उल्टी तो लगेगी, है ना। या फिर आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हो और रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ फोर्स लगा रही है, तो उन दोनों ही फोर्सेस को पर यूनिट एरिया पे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पहली ये चीज क्लियर हुई क्या, चलो देख लेते हैं एक बार, आ जाओ। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, परपेंडिकुलर टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। सबसे पहली चीज तो है ना, कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। जैसे रॉड है, ये रॉड है तो ये एरिया है, ठीक है, तो ये फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर लगेगी, है ना। बहुत बढ़िया। इससे होता क्या है, इट चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी। बहुत बढ़िया, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल यानी जब आप किसी की लेंथ बढ़ाते हो, है ना, जब आप लेंथ किसी रॉड की बढ़ाते हो तब हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। फोर्स स्ट्रेचेस द बॉडी इंक्रीजिंग द लेंथ, जब लेंथ इंक्रीज होती है। और कंप्रेशन से तुम्हें समझ ही आ रहा होगा कि जब लेंथ डिक्रीज होती है। बहुत बढ़िया, तो उसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है जी, हमको ये समझ आ गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो भैया क्लियर है, आगे बढ़ो यार। मैंने कहा ठीक है, अगला है शियरिंग स्ट्रेस। ये बच्चों को समझ ही नहीं आती, भैया भैया स्टीयरिंग शेयरिंग क्या होता है। सुन 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 ध्यान से सुन, एक एग्जांपल लें, जेली का। जेली देखिए, जेली, अरे वो जेली नहीं होती जैसे ऐसे जेली मूव करती रहती है। देख मैं यहां पर एक जेली बनाऊं, देख आ जा, मान ले जेली है, ये बेस है और ये जेली है, टेढ़ी मेढ़ी हमारी प्यारी जेली, ठीक है। अब जेली ना ऐसे जमीन से चिपकी हुई है, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से फोर्स लगाऊंगा, ऊपर से, यानी मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा। हर एक सर्कल को एक लाइन छू के जाती है टेंजेंट, पता होगा, तो मैं ऐसे एक टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, ऊपर ऊपर लगाऊंगा मैं, तो क्या होगा, अरे जेली का नीचे वाला पार्ट तो चिपका हुआ है, पर ऊपर वाला पार्ट हल्का सा मूव कर जाएगा। अरे यस और नो बोल दे यार, अरे यस और नो बोल दे, और ये जेली मेरी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यानी देखो बेस तो सेम ही है, बट ये मेरी जेली हल्की सी टेढ़ी हो गई। अरे हो गई नहीं हो गई, अरे हुई या नहीं हुई। तो इसी ही स्ट्रेस को हम बोलते हैं क्या, शियरिंग स्ट्रेस। यानी मान लो एक क्यूब है और उस क्यूब में आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, तो बेस तो वही है, लेकिन वो हल्का सा, जैसे ये मान लो वो हल्का सा टेढ़ा हो गया, हल्का सा क्या, वो टेढ़ा हो गया, बेस वही है बस वो टेढ़ा हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, शियरिंग स्ट्रेस। चलो तो अब देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स क्या है, पैरेलल टू द सरफेस, है ना, सरफेस के पैरेलल होती है, फिर टेंजेंशियल भी हम बोल सकते हैं। अगली चीज क्या है, इससे होता क्या है, चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, याद रखना, शियरिंग स्ट्रेस से वॉल्यूम नहीं बदलती, बस वैसे टेढ़ा हो गया ना तो शेप बदल गई, वॉल्यूम नहीं बदली। बहुत सही। अगला, लेयर ऑफ द बॉडी स्लाइड्स ओवर ईच अदर, यानी ये जो ऊपर वाली लेयर थी वो स्लाइड कर गई और साइड में पहुंच गई, ठीक है ना। इसका एग्जांपल तुम्हें मैंने बता ही दिया। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप के स्ट्रेस की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस। ये सबसे सिंपल है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हर एक डायरेक्शन से फोर्स लगती है जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम बदल जाती है। क्या बदल जाती है, वॉल्यूम बदल जाती है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको अगर तुम ओशन की गहराइयों में डाल दोगे तो पानी हर डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा, इधर से भी इधर से भी इधर से भी। तो उसी प्रकार की स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस। ठीक है, हाइड्रोलिक या फिर बल्क स्ट्रेस, है ना, ऐसा याद रखना, बल्क। बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होता है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, और हर एक डायरेक्शन में होती है ना। एक बॉल है, अगर वो पानी में है तो हर डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, हर डायरेक्शन में, ठीक है। इससे होता क्या है, शेप तो सेम रहती है बट वॉल्यूम बदल जाती है। क्या बदल जाती है बेटा, वॉल्यूम बदल जाती है। बहुत बढ़िया। और अगली चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस इक्वल्स टू हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाइड। देखो अब तुम पूछोगे भैया फॉर्मूले क्या है, सबके सबके फॉर्मूले सेम है, सबका फॉर्मूला यही है, फोर्स बाय एरिया। और फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है, राइट। और ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, इसमें प्रेशर ही तो लग रहा है ना, प्रेशर ही तो लग रहा है। यानी
हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल्स टू दी हाइड्रोलिक प्रेशर। प्रेशर ही एक तरीके से पानी का प्रेशर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है ना। इसके एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूं। यानी हमने 3 प्रकार की स्ट्रेस पढ़ी है, मेरे साथ रिवाइज कर लो। पहला क्या था, जिसके अंदर लेंथ बढ़ती है तो डिक्रीज होती है, फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया ही है। दूसरा शियर स्ट्रेस, जेली वाला एग्जांपल याद रखना। और तीसरा क्या था, बल्क बोल सकते हो या तो तुम अलग अलग नाम पुकार सकते हो, है ना, बट मैं तुम्हें बोलूंगा बल्क से तुम याद रखना, क्योंकि यही पूछा जाता है, आगे आप पढ़ोगे भी तो बल्क याद रखना, ठीक है, बल्क स्ट्रेस। बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड स्ट्रेच बाय अ वेट W अटैच्ड on its free end the longitudinal stress at any point of the cross sectional area A। एक वायर है, उससे मैंने एक वेट W वेट को रोक रखा है। अब क्या होगा, ये वायर क्या करेगा, और एक खींचेगा, खींचेगा तो एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी। और हमसे यही पूछा गया है कि कितनी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, कितनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। यहां पर फोर्स कितनी लग रही है बेटा, ये W फोर्स लग रही है। अरे जितना वेट होगा, वेट, मास नहीं बोला, यहां वेट बोला है ना। बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं इसका आंसर, W इंटू जी। भैया वेट निकाल लिया, मूर्ख बालक, अरे मूर्ख बालक। ये W वेट ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्स क्या है W, और एरिया हमें गिवन है, ठीक है। तो स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, वो होगी W बाय A। बहुत सही, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ जाता है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्लियर है, अब स्ट्रेन क्या होता है भैया, देखो स्ट्रेन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या, द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी एक रॉड थी, इसको मैंने खींचा तो लेंथ में चेंज आ गया। अरे लेंथ में चेंज आ गया, हाँ, तो उसको मैं बोल सकता हूं चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, चेंज इन लेंथ को मैं डेल्टा एल लिखूंगा, और ये क्या आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, स्ट्रेन बोल सकता हूं, स्ट्रेन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो याद रखना स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। बहुत सही। मुझे बताओ इसका यूनिट क्या होगा, ये यूनिट, अरे ये तो यूनिटलेस होगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या है, डायमेंशन, ये भी डायमेंशन, मीटर बाय मीटर दोनों जगह कट जाएगा, तुम्हारा भी तो कटा था। तो मीटर बाय मीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ये बात हमें याद रखना है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये भी 3 प्रकार की है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 पार्ट्स हैं, जो कि है लॉन्गिट्यूडनल, शियरिंग एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब ये जो स्ट्रेन वाला टॉपिक है ना, ये तीनों स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा फोकस कर लो, है ना। ये रील वील चलाना थोड़ी कम कर दो। वैसे पता है 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक वो स्टूडेंट होते हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं, उसके बाद रील चलाते हैं, फिर आते हैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट जो कि पहले 1 घंटा रील चलाते हैं, फिर 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर रील चलाते हैं, फिर 10 मिनट पढ़ाई करते हैं, है ना। तो एक बार इस पर फोकस कर लें। 3 प्रकार की है। पहली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये क्या है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तुम्हें याद होगा, लेंथ बढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होगा, ये होगा चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, बहुत सही, ठीक है। तो एक एक करके देखते जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। याद रखना ये कब फॉलो किया जाता है, जब जो स्ट्रेस लग रही है, जो फोर्स लग रही है, वो कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो उस केस में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। बहुत बढ़िया भैया, ये तो बड़ा इजी था। उसके अलावा अगला आ जाता है शियरिंग स्ट्रेन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बच्चों को समझ नहीं आता। देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो ये मेरा एक बक्सा था। पहले मेरा बक्सा, ये जो मैंने आपको डॉटेड लाइन बना रखी है ना, पहले मेरा बक्सा यहां पर था, बट मैंने क्या करा, ऐसे ऊपर से फोर्स लगाई, तो क्या होगा, ये जो बक्सा था हल्का सा टिल्ट कर गया। देखो नीचे से सेम है, बट ऊपर से देखो, पहले यहां पर था, अब यहां पर पहुंच चुका है ना, थोड़ा सा इस तरफ में बेंड हो गया है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखना, अगर एक्चुअली में मुझे निकालना है कि कितना ये शिफ्ट हुआ, तो मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा, है ना, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। फाई, ये एंगल फाई है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि ये एंगल शिफ्ट हुआ होगा ना, है ना, ठीक है। अब इस एंगल की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, खुद सोचो। मान लो ये यहां से यहां जो डिस्प्लेस हुआ है, इसको मैं ले लेता हूं डेल्टा एक्स। क्या ले लेता हूं बेटा, डेल्टा एक्स। और ये जो क्यूब था, ये क्यूब था एक प्रकार का, इसकी जो एक साइड है, उस साइड को मैं एल मान लेता हूं। एल मान लू या नहीं मान लू, बिल्कुल मान लो भैया। अरे सिंपल सी चीजें फोकस कर ले, समझ आ जाएगा, वरना ऊपर से निकल जाएगा। मैं क्या बोला, ये साइड में थोड़ा शिफ्ट हुआ, तो कितना एंगल वो शिफ्ट हुआ वो मुझे निकालना है, सिंपल सी बात है यार, है ना।
अब ये जो एंगल है ये फाई है, अगर मुझे tan फाई लिखना है, tan फाई, अब तुम इस ट्राइंगल को देखो बेटा, जो मैं ट्राइंगल तुम्हें बता रहा हूं, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखो, ये मान लो 90 डिग्री है, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं tan फाई इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर में क्या है, डेल्टा एक्स, जितना ये शिफ्ट हुआ है, और ये क्या था, लेंथ ऑफ द क्यूब जो कि थी एल, तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा, क्या मैं लिख सकता हूं, डेल्टा एक्स बाय एल इज दी स्ट्रेन, क्या मैं लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। देखो तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होती है, प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग स्ट्रेस, जब शेयरिंग स्ट्रेस लगती है तो वो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय एल, या फिर हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली हम थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर फाइव माना था, इन्होंने यहां पर थीटा लिखा है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। तो अब भैया टेन थीटा को थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में जब एंगल बहुत छोटा होता है तो आप उनको बराबर मान सकते हो, वो शायद आपको पता होगा, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट तो नहीं पता तो मान लो, बता दिया मैंने, ठीक है। चलो बहुत सही, तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, डेल्टा एक्स क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्यूब, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तुम्हें वो स्ट्रेस याद है, कौन सी, बल्क, बल्क, हाँ, जिसमें वॉल्यूम कम या तो वॉल्यूम ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, बस, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी, बहुत बढ़िया। तो तीन प्रकार की स्ट्रेन भी आपको समझ आ गई, कौन कौन सी बेटा, बोलो मेरे साथ, लॉन्गिट्यूडनल, अरे आई या नहीं आई समझ में, बहुत बढ़िया। इसका क्या नाम है, वॉल्यूमेट्रिक, और वो क्या है, शियरिंग, है ना, शियर स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया। तीन प्रकार की स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी यहां पर खत्म होती हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटे मोटे से नन्नू बुन्ने से न्यूमेरिकल्स, आ जाओ। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सॉलिड स्फीयर इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जल्दी से आंसर दे दो। अगर किसी को पानी में डालेंगे, फोर्स हर डायरेक्शन से लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, वॉल्यूमेट्रिक, क्या बोलेंगे बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, बहुत सही। A steel wire of the length 2 meter is stretched by 0.4 mm. When a load is applied, calculate the strain. देखो स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। तो चेंज कितना गिवन है, चेंज हमें गिवन है 0.4 mm। अब इस 0.4 mm को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो हमें क्या करना रहेगा, इसको 10 रेज टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ क्या थी, 2 मीटर, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, 2 मीटर। तो इसको और थोड़ा बहुत सॉल्व करा तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर -4। याद रखना स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, है ना, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेस का होता है, स्ट्रेन का नहीं होता। चलिए आगे बढ़ा जाए। इफ अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑफ अ बॉडी इज दिस, हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दी गई है एंड द ओरिजिनल लेंथ भी हमें गिवन है, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, यानी डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू हमें गिवन है 0.0125। आपको डेल्टा एल निकालना है और एल की वैल्यू आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ना आपको बस 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर्स में आपका आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया, है ना, बस मल्टीप्लाई कर लेना, सॉल्व कर लेना, बहुत बेसिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है हुक लॉ। हुक क्या, अरे वो मछली पकड़ने वाला हुक ना ही बेटा, वो हुक नहीं, ये है अलग हुक लॉ। हुक बाबा आए और उन्होंने बोला एक बात बता, तू 11वीं में है, मैंने कहा 11वीं में हूं, तूने वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ लिया, मैंने कहा हाँ भैया पढ़ तो लिया। अच्छा तो एक काम कर, एक काम कर, एक लॉ बताता हूं मैं तुझे, मैंने कहा बताओ। जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस, मैंने कहा हाँ हाँ स्ट्रेस स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन, मैंने कहा हाँ स्ट्रेन स्ट्रेन, वो दोनों ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा है, कहा, मैंने कहा समझाओ। यार तू एक बात बता, एक पेन है, उस पर जितनी तू स्ट्रेस देगा उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा या नहीं आएगा, मैंने कहा बात तो सही है, जितना खींचूंगा, जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा खींचेगा, बात तो सही है। तो उन्होंने कहा बस यही तो लॉ है। मैंने कहा है, ये लॉ है, ये तो मैं बता देता भाई, इसमें क्या लॉ दे दिया। बट मजाक से हटके हुक बाबा ने यही बताया
कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। उन्होंने यही बताया, बस इतना बताया और निकल लिए। ठीक है, तो स्ट्रेस, अब यहां पर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लेते हैं, जैसे हम चलाते आ रहे हैं सालों साल से, है ना। तो हम फाइनली लिखते हैं स्ट्रेस और कांस्टेंट हम लेते हैं के, है ना, इनटू स्ट्रेन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं के। अब भैया के क्या है? इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं, आ जाओ। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? देखो बेटा, पहले डेफिनेशन देखें क्या कहते हो, पहले डेफिनेशन देखें। भैया डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, क्या होगा ये? द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अरे देख एक बात बता मुझे, अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया? स्ट्रेस इक्वल्स टू के इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेन को इस डायरेक्शन में ले जाओ तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो क्या मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, है ना। बहुत बढ़िया, बट एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं होती, एग्जैक्ट डेफिनेशन ये नहीं होती। एक टर्म होता है जो कि तुम्हें लिख के आना पड़ेगा हर पेपर के अंदर, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन ऑफ अ मटीरियल विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। ये जो लाइन है ना, विद इन यहां से आप देखोगे विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया कुछ समझ नहीं आया इलास्टिक लिमिट क्या है? समझा रहा हूं। देख यार, सबकी अपनी अपनी लिमिट है, सबकी अपनी अपनी लिमिट है। वो अलग बात है कि प्यार में लोग अपनी सारी हदों को पार कर देते हैं, लिमिट्स को पार कर देते हैं, है ना। वो तुम इग्नोर किए जा रहे हैं और तुम फिर भी लगे पड़े हो मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, तो आपने वो लिमिट्स पार कर दी, है ना। एक समय आता है जब तुम्हें लगता है कि यार एकदम गलत चल रहा है लाइफ के अंदर, ये सब छोड़ना पड़ेगा, आता है ना। तो लिमिट्स होती हैं। सिमिलरली हर मटेरियल की एक लिमिट होती है। मान लो ये पेन है, ये पेन है प्लास्टिक का, या फिर मान लेते हैं स्टील का है। अब मैं इसको खींचूंगा 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 खींचूंगा, एक समय आएगा जब वो खींचने लगेगा खींचने लगेगा खींचने लगेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, इलास्टिक की डेफिनेशन याद करो, कि जब फोर्स हटाएं तो ये वापस से अपनी पोजीशन को रीगेन कर ले। लेकिन मैं इतनी फोर्स लगा दूंगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खींचेगा तो, बट जब मैं उसकी फोर्स छोड़ूंगा तो वो एग्जैक्ट खुद को रीगेन नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने खींचा, वो बड़ा 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 बड़ा, अब मैंने फोर्स हटाई तो आना तो उसको यहां था, लेकिन वो आया यहां पर, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। बात को समझे? तो इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक कोई भी मटेरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। अगर उससे ऊपर गए तो मीडियम बोलता भैया मेरे को माफ करो जी, मेरे बस की नहीं है, अब तुम मुझ पे फोर्स लगाओगे तो मैं वापस से अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। It is the maximum stress up to which a material returns to its original shape and size completely when force applied is removed. आगे बात समझ में? वापस मैक्सिमम है, वो लिमिट है उसकी, उतनी फोर्स लगाओगे उतनी स्ट्रेस लगाओगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, इससे ऊपर गए तो भैया मेरे बस की नहीं है, बात खत्म। ठीक है जी, हमको ये समझ आ गया, है ना। ये है इलास्टिक लिमिट। यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक। अगर ये इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गई तो भैया फिर ये वैलिड नहीं होता, फिर ये वैलिड नहीं होता। ठीक है जी, हमको ये समझ में आ गया। ठीक है भैया, हमको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया, स्ट्रेस यानी डिवाइड बाय स्ट्रेन। लेकिन भैया एक्चुअली में क्या है, थोड़ा फील कराओ यार। मैंने कहा ले यार तुझे थोड़ा फील कराते हैं। देख, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, तुमने क्लास 10th के अंदर वो रेजिस्टिविटी पढ़ा होगा। रेजिस्टिविटी किस किस को याद है? तुम्हें याद होगा रेजिस्टिविटी मीडियम पे डिपेंड करता था, कॉपर का अलग, है ना। हाँ, ये भी वही है, ये भी वही है। ये जो K है ना, यानी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मीडियम। यानी हर एक मीडियम का अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, आयरन का अलग होता है, स्टील का अलग होता है, बाकी किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, सिर्फ मीडियम पे डिपेंड करता है। और ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ना, इसको भी तुम सख्तनेस से काउंट कर सकते हो। सख्त, कौन कितना सख्त? जैसे जो तुम्हें याद होगा, जो स्टील था वो बहुत सख्त था, उसका क्या मतलब था? कि वो ज्यादा इलास्टिक है। और उसका एक्चुअली में मतलब क्या है? कि उसका ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये ज्यादा है। यानी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा सख्त होगा। अब तुमको समझ आई? अब भी नहीं आई समझ में? अब तुझे फॉर्मूला समझा देता हूं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब तुम खुद सोचो इसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी? इसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब स्ट्रेन कम होगी
और स्ट्रेस ज्यादा होगी, है ना, है ना, यानी तुम फोर्स लगाए जा रहे हो और स्ट्रेन बहुत कम आया, स्ट्रेन बहुत कम आया, यानी सख्त है ना भाई, अरे सख्त है ना। अगर सोचो तुमने स्ट्रेस थोड़ी सी लगाई और स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ गया, तो क्या इसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी? बहुत बढ़िया। तो इसलिए बस तुम इतना याद रख लो, जो जितना सख्त वो उसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो उतनी ज्यादा, और जो जितना कमजोर उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी उतनी कम। अब तुमको चमक गया, अब पक्का से चमक गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये भी 3 प्रकार की है भैया, खत्म ही नहीं हो रहे, टाइप ही टाइप, टाइप ही टाइप, कितने टाइप, इसके भी 3 टाइप है। पहला होता है यंग्स मॉड्यूलस, क्या? यंग्स मॉड्यूलस, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यंग मॉड्यूलस। इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, किससे? वाई। और ये क्या है? रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बट किसका रेशियो? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तुम खुद बताओ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स बाय एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती थी? डेल्टा एल बाय एल। तो थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बताओ? एफ इंटू एल, क्या यही आएगा? डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा एल। क्या यही आ पा रहा है सबका? बहुत बढ़िया। तो फाइनली यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला, यंग मॉड्यूलस, यंग है भी अपनी तरह, तुम्हारी और मेरी तरह, ठीक है। यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या आया? एफ इंटू एल डिवाइड बाय ए इंटू डेल्टा एल। फॉर्मूला याद मत करो, तुम बस इतना याद कर लो, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है जी, हमको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे बताओ यंग मॉड्यूलस किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा सख्त होगा। अरे हाँ या ना यार, अरे हाँ या ना यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सख्तनेस। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ मीडियम की बात बताऊं, जैसे कॉपर जो है उसका यंग मॉड्यूलस है 110, जबकि अगर मैं बात करूं ग्लास की तो उसका यंग मॉड्यूलस होता है 65। क्यों? क्योंकि जो ग्लास होता है वो यार कमजोर है ना बेचारा, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं स्टील की तो स्टील सबसे ज्यादा मजबूत होता है, जिसका होता है 200 यंग मॉड्यूलस। और अगर मैं बात करूं वुड की तो वुड होता है सिर्फ 13। तो ऐसे में आपको बस ये दिखाना चाहता था कि यंग मॉड्यूलस यानी सख्त, कौन कितना सख्त और कौन सबसे ज्यादा सख्त, जिसका यंग मॉड्यूलस सबसे ज्यादा। चलिए जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है हाई वाई मींस मटेरियल इज वेरी स्टिफ, यानी सख्त। लो वाई यानी मटेरियल इज इजीली स्ट्रेचेबल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल नॉट ऑन साइज एंड शेप। याद रखना, यंग मॉड्यूलस सिर्फ और सिर्फ, यानी कोई भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, साइज शेप वगैरह किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगला, वैलिड ओनली विद इन इलास्टिक लिमिट, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक मैक्सिमम फोर्स है, अगर उससे आगे जाओगे तो एक कोई भी रूल वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चन बताओगे फटाफट से? ये तो बहुत सिंपल था, इसमें आपको क्या करना था, बस ये बताना था कि इंक्रीजिंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग मॉड्यूलस किसका ज्यादा किसका कम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो बी ऑप्शन है, स्टील का सबसे ज्यादा, फिर कॉपर, फिर ग्लास, फिर रबड़। कैसे? याद नहीं करना है, कौन ज्यादा सख्त वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। A copper wire and a steel wire of the same diameter and the length are connected end to end and force is applied which stretches their combined length by 1 centimeter. The two wires will have, देखो क्या बोला है, 2 वायर को भैया जोड़ दिया है, क्या बात है यार, दोनों वायर को जोड़ दिया है। एक किसका है बेटा? एक है कॉपर का, है ना, और एक है स्टील का, और हमने फोर्स लगाई। तो ये बोला है कि क्या इनका सेम होगा और क्या इनका अलग होगा, यानी क्या उनकी स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम रहेंगी। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स तो ना दोनों पे बराबर ही लगेगी, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो भैया जितनी फोर्स इस पे लगेगी उतनी इस पे लगेगी, तो फोर्स तो बराबर होगी, यानी स्ट्रेस विल बी सेम। बट क्या स्ट्रेन जो है क्या वो सेम होगा? आंसर है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों का यंग मॉड्यूलस अलग होता है बेटा, इसका भी अलग, इसका भी अलग, है ना। और तुम्हें अगर फॉर्मूला याद हो, यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, अब एक मुझे बात बताओ, स्ट्रेस तो दोनों की सेम है, बट दोनों का यंग मॉड्यूलस अलग है, वो कैसे पॉसिबल हो पाया? वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों की स्ट्रेन भी अलग अलग होंगी। यानी इसका सही आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा द सेम स्ट्रेस बट डिफरेंट स्ट्रेन्स। बहुत बढ़िया, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यंग मॉड्यूलस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज Y। ठीक है जी, हमको क्या गिवन है? यंग मॉड्यूलस गिवन है हमें Y। किसका? एक वायर है जिसकी लेंथ L है, तो मैं लिख देता हूं, क्या लिखूं मैं? फोर्स बाय एरिया, है ना, ये होती है स्ट्रेस,
डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो ये क्या होगा, यंग मॉडुलस। ठीक है, अब क्या बोला है, इफ द लेंथ इज रिड्यूस टू l/2 एंड रेडियस टू r/4 व्हाट विल बी इट्स यंग मॉडुलस। अब लेंथ कम कर दी, रेडियस कम कर दिया, यंग मॉडुलस को क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यंग मॉडुलस सेम ही रहेगा। पता है क्यों, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। हाँ ठीक है, हाँ बहुत अभी तो बताया था, कहां है ध्यान, भूल गए ना तुम, फिर भूल गए ना, याद रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आ जाओ। द मैक्सिमम अलोंगेशन ऑफ द स्टील वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ इफ द इलास्टिक लिमिट ऑफ द स्टील एंड इट्स यंग मॉडुलस आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको यह पूछना चाहता हूं मैं तुम सबसे कि यंग मॉडुलस का यूनिट क्या होगा। यार यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं, तो यंग मॉडुलस का यूनिट वही होगा जो कि स्ट्रेस का है, जो कि है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तभी यहां पर लिखा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक स्टील वायर है, ठीक है, उसका हमें मैक्सिमम अलोंगेशन निकालना है, उसकी लेंथ हमें 1 मीटर गिवन है, बहुत बढ़िया, और हमें यंग मॉडुलस भी गिवन है। ठीक है, यंग मॉडुलस हमें गिवन है 2 × 10⁻11, ये हमें गिवन है, और उसके साथ साथ हमें उसकी क्या इलास्टिक लिमिट गिवन है। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी हमें मैक्सिमम स्ट्रेस भी गिवन है। इलास्टिक लिमिट का मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी दे सकते हैं, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमें गिवन है 8 × 10⁸। ठीक है, निकालना क्या है, निकालना है हमें डेल्टा एल कि कितना एलोंगेशन आएगा। तो फॉर्मूला लगा दो, y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अरे हमें मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, कितना एलोंगेट हो सकता है, तो मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए आपको यही तो सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है, और मैक्सिमम स्ट्रेस हमें गिवन है ऑलरेडी, तो बस लगा दो 8 × 10⁸ डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल। एल की वैल्यू 1 ही है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा एल, तो डेल्टा एल हो जाएगा 8 × 10⁸ डिवाइड बाय यंग मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻11, यही है ना, बस बहुत बढ़िया। तो फाइनली ये आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻³ ये मीटर्स में आपका आंसर आ गया। अब आप मैच कर सकते हो बेटा, क्या आ रहा है इसमें आंसर, एक बार मैच करके चेक कर लो। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर 4 mm आ गया होगा, है ना, ये क्या है 4 mm। ठीक है जी, बहुत सही, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन का सवाल है, देखिएगा। A wire of the length L and radius R is clamped at the one end if its outer end is pulled by force F and the length increased by delta L. If the radius of the wire and applied force both are reduced to half. यानी क्या बोला गया है बेटा, क्या बोला गया है, पहले जो फोर्स थी और अब जो फोर्स है, जो नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स की आधी है। पहली चीज तो हमें ये गिवन है, उसके अलावा जो पहले रेडियस था, देखो द रेडियस ऑफ द वायर, जो पहले आर था अब वो आर पुराने आर के आधा हो गया है। क्या बोला है, कीपिंग द ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट द इंक्रीज इन द लेंथ विल बी, यानी जो नया लेंथ है वो पुरानी लेंथ के बराबर ही है। ठीक है, और क्योंकि मीडियम सेम ही है, देखो गिवन है ना कि मीडियम सेम ही है, तो यानी यंग मॉडुलस तो सेम ही रहेगा, है ना। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है कि पहले के कंपैरिजन में जो अब जो डेल्टा एल आएगा वो कितना गुना बढ़ेगा या कितना गुना कम होगा, आपको बस ये बताना है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, सबसे पहले आपको ओरिजिनल केस के लिए यंग मॉडुलस लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, एक बार लिख लो, ओरिजिनल केस के लिए y इक्वल्स टू क्या होता है, स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स बाय एरिया, F डिवाइड बाय एरिया क्या होता है बेटा, किसी भी रॉड का अगर तुम्हें एरिया देखना है तो πr² होता है। ठीक है, πr² इंटू डेल्टा एल और ऊपर आ जाएगा एल। ठीक है, ये पहले था यंग मॉडुलस, है ना। अब अगर मैं इस नए केस के लिए यंग मॉडुलस लिखूं, नए केस के लिए यंग मॉडुलस लिखूं, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, सोचो सोचो क्या रहेगी उसकी वैल्यू, तो वो आएगी फोर्स तो F/2 कर दी है, लेंथ सेम रखी है, बट और क्या बदला है, देखो रेडियस बदला, और रेडियस बदला यानी एरिया भी तो बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा यार। अगर रेडियस को मैंने आधा कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा A/4, यानी पहले के कंपैरिजन में 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और डेल्टा एल मुझे नए केस के लिए निकालना है। ठीक है, डेल्टा एल मुझे नए केस के लिए निकालना है। अच्छा, यंग मॉडुलस सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल दोनों सेम है, हाँ, तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या मैं बराबर इक्वेट कर सकता हूं, बिल्कुल इक्वेट कर सकता हूं।
ठीक है, इनको बराबर इक्वेट कर दो तो एफ एल ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, फाइनली अगर मुझे डेल्टा एल निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा एल डैश इक्वल्स टू एक बार मैं थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेता हूं, आप भी सॉल्व कर लो, इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा एल, ये आएगा। यानी जो नया चेंज इन लेंथ आया वो ट्वाइस हो गया। अगर आपने इन दोनों को बराबर इक्वेट कराओ, सॉल्व कराओ, तो आपको पता चलेगा कि क्या आ जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा, राइट। तो आंसर आएगा कितना, डी, यानी 2 टाइम्स हो गई चेंज इन दी लेंथ। बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जे मेन में भी पूछा गया था, तुम्हारे स्कूल पेपर्स में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट 2013 का सवाल, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, व्हिच वन ऑफ देम विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन सेम टेंशन इज अप्लाइड। हमें क्या पता है, टेंशन सेम है, हमें यह गिवन है कि जो भैया टेंशन है ना वो हम सेम दे रहे हैं, सब में सेम दे रहे हैं, यानी हम फोर्स बराबर लगा रहे हैं। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा है जिनमें एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगा, है ना, एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगा, और सेम मटेरियल है तो वाई भी सेम है, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इनमें सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा, है ना, सारे ऑप्शंस को आपको चेक करना पड़ेगा, और आप मुझे अभी पॉज करो और कमेंट में बताओ कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। अगर आपने सही से सॉल्व करा होगा तो आपका आंसर ए आ रहा होगा, जो कि बहुत ऑब्वियस सा है। आपने कैसे सॉल्व करा होगा बेटा, देखो आपको पता है यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया इनटू डेल्टा एल ऊपर एल, ठीक है। अब मुझे क्या डेल्टा एल का रेशियो निकालना है, तो इसको मैं इधर ले जाता हूं। तो डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल होगा फोर्स इंटू एल बाय एरिया इंटू यंग मॉड्यूलस, ठीक है। तो आपको पता है कि फोर्स क्या है, अरे बोलो भाई, फोर्स क्या है, सेम है, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ क्या है, सेम है। यंग मॉड्यूलस क्या है, सेम है, ठीक है। अच्छा लेंथ अलग है, सॉरी लेंथ अलग है, लेंथ हमें यहां पर गिवन है ना, लेकिन एरिया अलग है। क्यों, क्योंकि डायमीटर, यस, डायमीटर बदला तो एरिया बदला। तो आपको बस चेक कर करके देखने थे कि जो ये है किसका ज्यादा आएगा किसका कम आएगा, तो आपको पता चल जाएगा डेल्टा एल सबसे ज्यादा ए ऑप्शन में आ रहा होगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एनसीईआरटी का एक सवाल है। क्या है, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज अ रेडियस 10 mm एंड लेंथ 1 मीटर, 100 किलो न्यूटन फोर्स, किलो न्यूटन है बेटा, स्ट्रेचेज इट अलोंग इट्स लेंथ से उसको वो स्ट्रेच करता है, ठीक है। कैलकुलेट द स्ट्रेस अलोंगेशन स्ट्रेन ऑन द रॉड और यंग मॉड्यूलस हमें गिवन हुआ है, यानी प्योर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। बस एक काम रखना कि सारे यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि रेडियस है ना, तो इस रेडियस को क्या करना, 10⁻⁻³ यानी 10⁻⁻² मीटर, है ना, ऐसे हमें सबको मीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ये रेडियस हो गया, लेंथ हमें मीटर में गिवन है, फोर्स हमें गिवन है, तो फोर्स किलो न्यूटन का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻³ है ना, ये होता है किलो न्यूटन का मतलब। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्ट्रेस निकाल लो। तो स्ट्रेस क्या होगी, स्ट्रेस होगी फोर्स बाय एरिया, फोर्स क्या है ये, डिवाइड बाय एरिया कितना है, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये आप सॉल्व करना, पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना बेटा, है ना। रेडियस कितना है 10⁻⁻², तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है। इससे आप स्ट्रेस निकाल लोगे। फिर स्ट्रेन कैसे निकालोगे, स्ट्रेन आपको निकालने के लिए क्या करना रहेगा, डेल्टा एल बाय एल। लेकिन दिक्कत यह है ना कि यहां पर भैया हमें चेंज इन लेंथ गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे निकालें स्ट्रेन। तो ना ये फॉर्मूला आपको यहां लगाना ही नहीं था। पता है कैसे करोगे, यंग मॉड्यूलस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि यहां देखो यंग मॉड्यूलस गिवन है, तो यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। अब हमें स्ट्रेन निकालना है, तो इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो स्ट्रेन आ जाएगा स्ट्रेस बाय यंग मॉड्यूलस, ठीक है। तो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू आपको गिवन है, आपने ये स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली है, इसको पुट करोगे तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आपका स्ट्रेन भी निकल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी अब आप कर लोगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो स्ट्रेन की वैल्यू अराउंड 1.59 इंटू 10⁻⁻³ आ रही होगी। एक बार चेक जरूर करना, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमें मिला है, द स्टील वायर ऑफ द लेंथ 4.7 मीटर, cross sectional area 3.0 into 10 raised to power this meter stretches by the same amount as the copper wire of the length 3.5 meter and cross sectional area 4.0 into this meter. What is the ratio of the young modulus of the steel to the copper? इसमें रेशियो निकालना है,
यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू कॉपर। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं स्टील के लिए यंग मॉडुलस निकालता हूं। हमें यह गिवन है कि स्टील वायर की जो लेंथ है वो हमें गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें गिवन है, और हमें यह भी गिवन है कि जब उसको स्ट्रेच करा तो वो डेल्टा एल से स्ट्रेच हो गया होगा, और उतना ही अमाउंट कॉपर ने भी करा है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, फोर्स बाय एरिया। एरिया कितना है 3 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, यहां पर आएगा क्या, यहां पर आएगा डेल्टा एल, और लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ हमें गिवन है 4.7। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं ऐसे यंग मॉडुलस किसके लिए, कॉपर के लिए भी निकालूं, तो कॉपर के लिए मैं कैसे लिख पाऊंगा बेटा, कॉपर की लेंथ मुझे गिवन है, ये रही 3.5, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 4.0 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अंडर द गिवन लोड, यानी जो लोड है यानी जो फोर्स है वो सेम है, और ये भी गिवन है कि जो अलोंगेशन आया, जो बदलाव आया वो भी बराबर है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एफ इंटू कितना गिवन था, लेंथ 3.5 डिवाइड बाय एरिया कितना था 4.0 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू डेल्टा एल। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को बस डिवाइड कर लेना है बेटा, है ना। डिवाइड करोगे डेल्टा एल से डेल्टा एल कट जाएगा, फोर्स से फोर्स कट जाएगा, सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज बच जाएंगी। उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपको क्या करना है, बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आई होप ये अब आप कर पाओगे, है ना। फाइनली अगर आप थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.7 इंटू 4 डिवाइड बाय एक मिनट जरा, डिवाइड बाय, इसको जरा सॉल्व कर ही लो तुम, 3 इंटू 3.5, यही आ रहा है सबका यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील टू कॉपर, और इसको सॉल्व करोगे तो अराउंड 1.79 कुछ आपका आंसर आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं शेयर मॉड्यूलस की तरफ। अभी तक हमने यंग मॉड्यूलस पढ़ा, अब भैया ये शेयर मॉड्यूलस क्या है। देखो ये ज्यादा कोई टफ चीज नहीं है, बड़ी इजी सी चीज है। वो जो था ना अभी क्या, शियरिंग स्ट्रेस शियरिंग स्ट्रेन, उनका रेशियो है, उनका क्या है, उनका रेशियो है। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू क्या, शियर मॉड्यूलस। इसका सिंबल याद रखना ईटा, इसको हम ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईटा, क्या, ईटा, या फिर बहुत सारी जगहों पे से जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओ जी ऐसे जी से भी करते हैं, बाकी बहुत जगहों पे से ईटा ये भी बनाया जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसके भी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। शियरिंग स्ट्रेस बाय शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है जी, हमको समझ आ गया। इसका एक छोटी सी थ्योरी समझना बेटा। इसकी छोटी सी थ्योरी क्या है कि किसी भी सॉलिड पे, किसी भी सॉलिड को अगर तुम देखोगे ना, तो ये जो शियरिंग मॉड्यूलस है ना उसका, ये शियर मॉड्यूलस, ये हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू यंग मॉड्यूलस, हमेशा कम होगा। थ्योरेटिकली अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो ये जो G है इसकी वैल्यू अराउंड y/3 होती है, यानी 1/3 टाइम्स होती है यंग मॉड्यूलस के। तो याद रखना, फॉर मोस्ट मटेरियल शियर मॉड्यूलस इज लेस देन यंग मॉड्यूलस। और एक चीज भी याद रखना, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, क्योंकि लिक्विड में अगर मैं ये लगाऊंगा, टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, तो लिक्विड तो फ्लो कर जाएगा। तो लिक्विड के पास तो ये शियर मॉड्यूलस होता ही नहीं है। शियर मॉड्यूलस इज ओनली वैलिड फॉर सॉलिड, और वो भी यंग मॉड्यूलस से इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा लल्लू सा सवाल है एनसीईआरटी का। अ स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस हमें कितनी गई है 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग फोर्स of 9 into 10⁴ Newton. The lower edge is reverted to the floor. How much will the upper edge be displaced? क्या बोला गया है, एक मैं नोटबुक लाता हूं, उसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे नोटबुक है बेटा, ये नोटबुक तुम देख पा रहे हो, है ना, ये एक प्रकार का सॉलिड है। ठीक है, अब ऐसे समझो कि इसका हमें स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और उसकी जो एक साइड है वो हमें कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर, बहुत बढ़िया। और इसकी थिकनेस जो है वो कितनी है 0.1 मीटर। थिकनेस क्या, ये जो मोटाई है, ये जो मोटाई है। ठीक है जी, अब हमें ये गिवन है कि हमें शियरिंग फोर्स लगाई गई है जो कि नैरो फेस पे लगाई गई है। किस पे लगाई गई है बेटा, नैरो फेस पे लगाई गई है। अब तुम बोलोगे भैया नैरो फेस क्या होता है। देख भाई, नैरो फेस ऐसा एक एरिया होता है, ऐसा एक एरिया होता है, ये वाला साइड वाला, जिसमें एक तो ये मोटाई आ गई, एक तो ये मोटाई आ गई, और एक ये स्क्वायर की लेंथ आ गई। यानी अगर मुझे इस फेस का एरिया निकालना है तो वो क्या होगा, थिकनेस इंटू लेंथ, है ना, थिकनेस इंटू लेंथ। तो अगर मुझे नैरो फेस का एरिया निकालना है तो वो कितना होगा, थिकनेस इंटू लेंथ। ठीक है, ये होगा किसका एरिया, इसका, इस वाली साइड का, नैरो साइड का। ठीक है जी, अब हमसे क्या पूछा गया है, द लोअर एज इज राइवेटेड टू द फ्लोर, हाउ मच विल अपर एज बी डिस्प्लेस्ड।
यानी जब मूवमेंट आएगा ऊपर से, वो जो डेल्टा एक्स आता है ना, डेल्टा एक्स याद आ गया, तो वो डेल्टा एक्स कितना होगा हमसे ये पूछा गया है, डेल्टा एक्स कितना होगा हमसे ये पूछा गया है। कैसे करेंगे सोचो। अरे यार जी की वैल्यू गिवन है, अगर तुम्हें याद हो जी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा यहां पर, फोर्स बाय एरिया, और एरिया हमने निकाल लिया है जो कि आ गया 0.05, है ना। डिवाइड बाय शियरिंग स्ट्रेन क्या होता था, डेल्टा एक्स बाय लेंथ। डेल्टा एक्स तो हमें निकालना है, और लेंथ क्या है, लेंथ हमें गिवन है जो कि है 0.5 मीटर। कितनी है बेटा, 0.5 मीटर। क्या हमें फोर्स भी गिवन है, हाँ फोर्स भी हमें गिवन है। अब सारी वैल्यूज को आपको बस पुट करना है। जी की वैल्यू है 5.6 इंटू 10⁻⁹। फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू है 9.0 इंटू 10⁴। ठीक है, डिवाइड बाय इसको ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाता हूं मैं, तो ये आ जाएगा इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.05 इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, बस आपको डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। थोड़ा बहुत इसको जरा सॉल्व कर लेना, है ना, थोड़ा बहुत इसको फटाफट से क्या करो, सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा इंटू 10। डेल्टा एक्स की वैल्यू करनी है, इसको इधर ले जाओ और फाइनली आंसर बताओ। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, और वही है क्या, डेल्टा एक्स, जो कि हमें चाहिए था। अब पकड़ ले लिया, क्या बात है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये एक ही क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट यंग मॉड्यूलस, फिर ये। ठीक है, अब आता है बल्क मॉड्यूलस, ये भी सेम ही है। द रेशियो ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। बट एक चीज याद रखना, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे के से करते हैं, और बहुत सारी किताबों में ऐसे बी से भी लिखा जाता है। ये के को हम बोलते हैं कापा, क्या बोलते हैं, कापा। और बी से भी लिखा जाता है बल्क मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो तुम्हें याद हो, वॉल्यूम कम हो रही थी, वॉल्यूम, ठीक है, तो यानी इसको हम प्रेशर लिख सकते हैं डायरेक्टली। अरे जो स्ट्रेस होती थी उसको हम प्रेशर भी तो बोलते थे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि ये जो कापा है, यानी बल्क मॉड्यूलस जो है, इसकी वैल्यू होगी प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम। कि यही होगी, नहीं, एक माइनस का साइन और लगेगा, एक माइनस का साइन और लगेगा। माइनस का साइन क्यों लगता है, बिकॉज इट शोज क्या, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्योंकि प्रेशर जैसे बढ़ेगा तो जो वॉल्यूम है ये कम होती जाएगी, इसलिए यहां पर एक माइनस साइन लगता है। ये क्या है, बल्क मॉड्यूलस। क्या है बेटा, बल्क मॉड्यूलस। बहुत बढ़िया, है ना। तो याद रखना ये हो गया बल्क मॉड्यूलस। अब इसका एक अपोजिट होता है, इसका एक जुड़वा भाई जो कि इससे एकदम अपोजिट है, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ये रेसिप्रोकल होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। बस बस, कंप्रेसिबिलिटी इज द अपोजिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस, और इसका होता है फॉर्मूला 1 बाय बल्क मॉड्यूलस। यानी अगर तुमने बल्क मॉड्यूलस निकाल लिया तो उसको डिवाइड, उसको रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ बल्क मॉड्यूलस किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाओगे और कम वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो हमेशा याद रखना बल्क मॉड्यूलस ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस, ज्यादा किसका, सॉलिड का, फिर लिक्विड, फिर गैस। दूसरी चीज, कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। बहुत बढ़िया, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो एक लॉजिकल और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, देखना जरा। एवरेज डेप्थ ऑफ द इंडियन ओशन इज 3000 मीटर, ठीक है, गिवन है। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन, यानी हमें डेल्टा वी बाय वी निकालना है, ऑफ द वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन, गिवन द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द वाटर इज दिस। हमें बल्क मॉड्यूलस गिवन है। देखो आपको फॉर्मूला याद हो, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी। अब हमें ये निकालना है, इसको यहां ले जाओ, तो डेल्टा वी बाय वी क्या होगा, प्रेशर बाय बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस तो है पर प्रेशर कहां है, देखो ये अगला चैप्टर है वैसे, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है मैं आपको बता देता हूं। देखो प्रेशर का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है रो जी एच, ये तुम्हें याद रखना है। क्या, रो जी एच। रो क्या है, डेंसिटी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है, कितनी गहराई में तुम ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो। ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, अगर तुम्हें डेंसिटी ऑफ वाटर याद हो तो वो होती है कितनी, 1000। कितनी होती है, 1000 केजी के अंदर बता रहा हूं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ये होती है डेंसिटी। ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले लो, है ना, ये 10 गिवन है। और एच क्या है, डेप्थ कितनी है, डेप्थ हमें गिवन है जो कि है 3000। तो ऐसे आप प्रेशर में निकाल सकते हो, तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, प्रेशर कितना है हमारा 1000 इंटू जी इंटू कितना था, डेप्थ 3000, डिवाइड बाय बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस कितना था, 2.2 इंटू 10⁹ 9। बस ये आपका फाइनली आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लेना और मुझे फाइनल आंसर
बता देना। तुमने अगर सॉल्व करा होगा तो आंसर आ रहा होगा 1.36 इंटू 10⁻⁻², राइट? ये आपका आंसर आ रहा होगा। चलिए जी, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देता हूं और फिर हम बढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के ऊपर। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो हमें प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है ना, उसके अलावा वॉल्यूम हमें गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम हमें गिवन है, यानी डेल्टा वी हमें गिवन है, ओरिजिनल वॉल्यूम भी हमें गिवन है। बहुत बढ़िया। हमें पहले बल्क मॉड्यूलस निकालना है, जो कि क्या होता है, प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी, और कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे? बस इसको रेसिप्रोकल कर देना, बल्क मॉड्यूलस को रेसिप्रोकल कर देना। ये आपका एक हो गया होमवर्क क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसको मैं डिटेल में समझाता हूं, बट उससे पहले एक लाइन याद रखना, एक बड़ी प्यारी शायरी है ना, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूं। वो जो तुम रात भर बैठ के ख्यालों में रोते रहते हो, यादों में रोते रहते हो, तो याद रखना, अब ना साइकिल ना बाइक, अब तो डायरेक्ट कार आएगी, अब तो डायरेक्ट कार आएगी। और क्यों रोते हो तुम उनके पीछे? अरे क्यों रोते हो उनके पीछे? अगर तुम्हारे जेब में हुई हरी घास तो बकरियां 1000 आएंगी। ठीक है, तो चलो, है ना, इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब देखो ये जो बड़ा सा ग्राफ है ना, तुम्हें देख के डर तो लग रहा होगा ये कैसा कर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर आते हैं। लेकिन मैं तुमसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछता हूं सबसे पहले। एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, उसका एक बनाऊं वाई एक्सिस, एक बनाऊं एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर मैं ले लूं स्ट्रेस, है ना, और इधर मैं ले लूं स्ट्रेन, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर अगर एक लाइन कुछ इस प्रकार से आए तो ये जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? व्हाट विल दिस स्लोप रिप्रेजेंट? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा किसको? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। कैसे पता चला? अगर तुम्हें याद हो, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? वो होता था क्या, अगर मैं यंग मॉड्यूलस की भी बात करूं तो वो क्या होता था? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यस, याद आ गया? यस, यानी ये जो स्लोप है ना, स्ट्रेस और किसकी? स्ट्रेन की, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, इमेजिन करो मुझे दो ग्राफ दे रखे हैं, जैसे कि एक ग्राफ ये है, देखना, एक ग्राफ 1 है, एक ग्राफ 2 है। ये वही है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ। मुझे आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा मटेरियल, मटेरियल 1 या मटेरियल 2, कौन सा मटेरियल ज्यादा यंग मॉड्यूलस होगा, यानी उसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा होगी, आपको यह बताना है। सोचो, ऑब्वियसली बात है, जो पहला वाला है ना, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी स्लोप ज्यादा है। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही ना, यानी आपका जो बेसिक है ना वो थोड़ा वीक हो सकता है। डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये वैसे मैं प्रीवियस चैप्टर्स में कई बार बता चुका हूं, बट तुम्हें बस एंगल देखना होता है। जिसका एंगल ज्यादा है ना, उसकी स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? नंबर 1। और कम स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? नंबर 2। बहुत बढ़िया। अब ये जो ग्राफ है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा भैया ये तो बड़ा अजीब है। मैं इस ग्राफ को ना एक सिंपल सी कहानी से आपको समझा दूंगा। ऐसा समझो, एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था, उसने 2 लड़कियों से वादा करा था। वो 2 लड़कियों के लिए लॉयल था, ठीक है। 2 लड़कियां थी, 2 लड़कियों का नाम क्या था? एक का नाम था हुक्स लॉ, एक का नाम था हुक्स लॉ, ठीक है। पहले तो वो लॉयल था हुक्स लॉ के लिए, उसने कमिटमेंट दी थी। और दूसरा था इलास्टिसिटी के लिए, इलास्टिसिटी के लिए, है ना। तो इसने 2 लोगों को कमिटमेंट दी थी, है ना। अब देखो होता क्या है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाती है ना, तो ये जो कमिटमेंट है ये खत्म होने लगती है। ऐसा ही होता है रियल लाइफ के अंदर। सिमिलरली अब हम क्या देखते हैं, यहां पर एक वायर है, देखो ये वायर है। अब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। अब इस वायर में मैं क्या करता हूं, स्ट्रेस देना स्टार्ट करता हूं। जब मैं स्ट्रेस दूंगा तो थोड़ा 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 स्ट्रेन भी आता रहेगा, स्ट्रेन भी आता रहेगा। कहां तक आता रहेगा? इस पॉइंट ए तक। कहां तक? इस पॉइंट ए तक। इस समय तक ये जो वायर था ये दोनों के लिए लॉयल था। किसके लिए? हुक्स लॉ के लिए भी। हुक्स लॉ क्या बोलता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ई यानी इलास्टिक लिमिट के लिए भी, दोनों के लिए लॉयल था। लेकिन क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जैसे ही ये ए पॉइंट के आगे भी अगर हमने इसको स्ट्रेस देते रहे हम इसको, तो पता है क्या होगा? ये बोलेगा यार हुक्स लॉ सॉरी, मैं तुमसे ये जो मैंने तुमसे वादा करा था, इस वादा को मैं छोड़ रहा हूं, ये वादा मैं नहीं निभा पाऊंगा। यानी इसने अपनी कमिटमेंट सबसे पहले किसके साथ तोड़ी? इसने तोड़ी हुक्स लॉ के साथ, है ना। इसने बोला हुक्स लॉ अब मेरे पे ज्यादा स्ट्रेस आ गई है, अब मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं रख सकता, तो मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो इस पॉइंट ए पे वो हुक्स लॉ को छोड़ देता है
और हुक्स लॉ क्या बोलता था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसलिए ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसके बाद ये जो ग्राफ है ना, इसमें स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्योंकि आप देख पा रहे होगे जो ग्राफ है थोड़ा सा टिल्ट हो गया, मुड़ गया। दिख रहा है? दिख रहा है ये ग्राफ? बहुत बढ़िया, है ना? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भैया उसने बोला अब मैं नहीं कर पाऊंगा तेरे साथ, अब नहीं रह पाऊंगा मैं तेरे साथ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट इट इज स्टिल लॉयल टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है जी, अभी भी लॉयल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, एक पॉइंट आया बी। अब इस बी पॉइंट पे इतनी ज्यादा स्ट्रेस हो गई ना वायर के ऊपर कि वायर ने बोला यार अगर तुमने अब मुझे और स्ट्रेस दी ना तो फिर भैया मैं ये इलास्टिक से भी लॉयल्टी तोड़ दूंगा, मैं इस इलास्टिसिटी से भी लॉयल्टी तोड़ दूंगा। इस वजह से ये जो तुम लिमिट देख पा रहे हो, जो पॉइंट भी है, इसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या? यील्ड पॉइंट। तुमने सुना होगा ना, आई यील्ड, यानी मैं हार गया। आई यील्ड, मैं हार गया। तो इसने बोला भैया पहले तो मैंने हुक्स वालों को धोखा दिया था, लेकिन अब मैं इलास्टिक लिमिट को भी धोखा दे दूंगा और मैं हार गया। आई यील्ड यानी यील्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है। और यहां पर ये जो तुम फोर्स देख पा रहे हो, यानी ये जो स्ट्रेस देख पा रहे हो, ये वो स्ट्रेस है जो कि मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं। इसको हम बोलते हैं क्या? इलास्टिक लिमिट, है ना? इतनी स्ट्रेस जिसके बाद वायर बोलेगा कि अब मैं इलास्टिक नहीं हूं। अब क्या होगा अगर मैंने फिर भी इसको स्ट्रेस में देता रहा, मैंने कहा ले भाई और स्ट्रेस ले, तो अब क्या होगा? अब ये जो है ये हल्का सा आगे बढ़ेगा, और अगर मैंने थोड़ी सी भी स्ट्रेस दी ना तो अब इसके पास परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। यानी मान लो मैं इसको पॉइंट सी तक ले गया, है ना? इलास्टिक लिमिट तो खत्म हो गई, और पॉइंट सी पे मैंने अपनी फोर्स हटा दी, फोर्स हटा दी, तो पता है क्या होगा? इसकी ये जो स्ट्रेन है ना, ये वापस से जीरो पे नहीं आएगी, इसकी स्ट्रेन कहीं यहां पर आएगी। यानी इसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, और उसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। क्या बोलते हैं? परमानेंट सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। अभी सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, दिखाऊंगा अभी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये कब हुआ? जब हमने इलास्टिक लिमिट को तोड़ दिया, हम आगे बढ़ गए, है ना, और फिर मैंने फोर्स हटा दी। तो अब देखो ये जो स्ट्रेन है ये जीरो नहीं हुई, ये स्ट्रेन थोड़ी सी हो गई, 1% हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब इसने बोला कि भैया मैंने दोनों से हार मान ली है, लेकिन मैंने कहा अब अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है, मैं और स्ट्रेस दूंगा। अब मैं इसको और स्ट्रेस देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं। और अगर आप ग्राफ को आगे देखोगे ना, तो देखो थोड़ी सी स्ट्रेस में, देखो थोड़ी सी स्ट्रेस में कितना ज्यादा स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेन क्या है? ये वाला। तो देखो हल्की सी स्ट्रेस दी है मैंने, यहां से लेकर यहां तक हल्की सी स्ट्रेस दी, उसमें कितना स्ट्रेन हो गया, है ना? स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेस में बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब वो कहता है वायर मुझसे कि भैया अब अगर आपने हल्की सी भी स्ट्रेस दी ना तो मैं टूट जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा। और उस पॉइंट को हम बोलते हैं, ये जो पॉइंट देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर इससे ज्यादा तुम स्ट्रेस दोगे तो भैया ये वायर टूट जाएगा, और तुम फिर भी नहीं रुके, तुमने और स्ट्रेस दी। उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, जहां पर ये वायर टूट जाता है। अब एक दो चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी होंगी कि देखो ये पॉइंट बी क्या था? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट से लेकर ये जो डी वाली रेंज है यहां तक का ये जो जोन है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक जोन। क्या बोलेंगे? प्लास्टिक जोन। क्योंकि इस समय पर वो जो हमारा इलास्टिक मटेरियल था ना, अब वो प्लास्टिक बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया। बहुत बढ़िया। और लास्ट में आ जाता है फ्रैक्चर जोन। ठीक है, तो एक बार इसको पूरे के समराइज कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। क्या हुआ? मैंने थोड़ी सी फोर्स देना स्टार्ट करी, मैंने स्ट्रेस देना स्टार्ट करी। वो पहले दो लोगों के लिए लॉयल था, हुक्स के लिए, और दूसरा किसके लिए? इलास्टिक लिमिट के लिए। धीरे 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 सीधा ग्राफ जाता गया, जाता गया, जाता गया। एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे वो बोलेगा नाउ आई एम नॉट लॉयल फॉर हुक्स लॉ। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोपोर्शनल वाला साइन होता है वो हट जाता है, फिर ग्राफ ऐसे बेंड हो जाता है। कैसे? ऐसे बेंड हो जाता है। फिर एक पॉइंट आता है जहां पर वो बोलता है आई यील्ड, मैं हार गया। इसको हम क्या बोलते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, या तो इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। ठीक है, पर मैं रुका नहीं, मैं और देता गया, और देता गया। फिर उसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अगर इससे ज्यादा दे दी भैया अब मैं टूट जाऊंगा, और मैंने और दे दी तो भैया फ्रैक्चर पॉइंट आ गया, है ना? इस पॉइंट को क्रॉस करते ही वायर का टूटना तय है। तुम अगर ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्रॉस हुआ, और अगर मैंने स्ट्रेस को कम भी कर दिया, देखो मैंने क्या करा? स्ट्रेस को कम भी कर दिया, स्ट्रेस को नीचे ले आया, बट फिर भी वायर टूटना तय है। ठीक है, तो ये होता है क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है।
ओ से लेकर ए का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिक रीजन। यहां से लेकर यहां तक का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इस रीजन के अंदर हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर क्या होता है? पॉइंट ए को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यहां तक प्रोपोर्शनल है, इसके आगे प्रोपोर्शनल नहीं है। ए से लेकर बी तक का होता है इलास्टिक लिमिट। ये जो आप देख पा रहे हो यहां से लेकर यहां तक का ये इलास्टिक लिमिट है। बट अगर बी से ऊपर गए तो इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, इलास्टिक लिमिट क्या हो जाएगी? क्रॉस हो जाएगी। बहुत बढ़िया। और बी से लेकर डी तक का जो पूरा है उसको हम बोलते हैं प्लास्टिक जोन। मैंने आपको अभी बताया प्लास्टिक जोन, इसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है पॉइंट डी जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी ये उतनी स्ट्रेंथ है जितना कोई भी मटेरियल झेल पाएगा। इसके बाद मटेरियल कहता भैया हमारे बस की नहीं है, हमने हार मान ली है, आप जाओ अपने घर, हम जाएंगे अपने घर। ठीक है, और लास्ट आता है D2E जिसको हम बोलते हैं नेकिंग या फिर फ्रैक्चर रीजन, है ना। इसके अंदर क्या होता है? फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो वायर तुम्हें दिख रहा है ये वायर टूट जाता है, बिखर जाता है। और यही है आपका पूरा का पूरा ग्राफ। याद रखना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। सारे एरियाज तुम्हें पता होने चाहिए। बहुत बढ़िया जी। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा भी, बट थोड़े सवाल मुझे आपसे पूछने हैं। छोटी क्लासेस के अंदर ना हमने दो टाइप के मटेरियल पढ़े थे। वैसे तुम्हें याद है कि जब तुम छोटी क्लास के अंदर थे, जब तुम लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, तो कैसे तुम्हारी डेट शीट आई थी, दिल में ऐसे धक धक हो रही थी, तुम्हें लग रहा था यार 10th कितनी मुश्किल है। और जब तुम 11th में आ गए हो तुम्हें लग रहा है यार 10th कितनी अच्छी थी, ये तो बहुत ही बेकार क्लास है, लग रहा है ना ऐसा, है ना। पता है जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो तुम 11th में पीछे मुड़ के देखोगे, तुम यही सोचोगे यार 11th में हम कितना परेशान होते थे, बट वो तो बहुत ईजी था। लाइफ ऐसी है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं चीजें आसान लगने लगती हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था डक्टाइल और ब्रिटल। डक्टाइल क्या होता था? कि जिनको लंबे वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और ब्रिटल क्या होता था? जिसको जैसे खींचोगे वो टूट जाएगा। यही होता था। जैसे ग्लास, इसमें क्या आता था? वायर, कॉपर वायर, जिनको हम खींच सकते थे, वो बहुत ज्यादा डक्टाइल थे। बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे डक्टाइल और ब्रिटल का ग्राफ बनाना हो तो उनमें पता है क्या डिफरेंस होगा? उनमें डिफरेंस होगा प्लास्टिक जोन का। अरे अभी मैंने तुम्हें ग्राफ दिखाया, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो यहां से लेकर यहां तक का एरिया क्या है बेटा? ये पूरा प्लास्टिक जोन है। एक चीज मुझे बताओ, जितना तुम मटेरियल को खींच सकते हो वो एक प्रकार से प्लास्टिक जोन ही तो है। अरे मैं एक वायर को कितना खींच सकता हूं, कितना खींच सकता हूं, वो कौन बता रहा है? वो बता रहा है ये प्लास्टिक जोन, कि मैं कितनी स्ट्रेन दे सकता हूं, है ना, है ना। तो जिसका प्लास्टिक जोन ज्यादा होगा क्या वो डक्टाइल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो आप देख सकते हो डक्टाइल ग्राफ की खासियत क्या होती है, उसका ये जो प्लास्टिक जोन होता है ये बहुत बड़ा होता है। जबकि ब्रिटल का क्या होता है? ब्रिटल का यहां तक आता है और फिर इसी जगह पे फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, जैसे ग्लास, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चंस कभी कभार ग्राफ की फॉर्म में आ जाते हैं, मैं आगे आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है, फिर एक चीज और बची है छोटी सी, जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। भैया अभी इलास्टोमर्स क्या है? देखो, इलास्टिक मटीरियल्स और इलास्टोमर्स ये अलग है। बचपन में वो जो हम पहना करते थे ना स्कूल जाके, इलास्टिक वाली पैंट, है ना, वो इलास्टिक वाली पैंट एक्चुअली में इलास्टोमर्स होते हैं। साइंस को उसको इलास्टोमर्स बोलते हैं। इलास्टोमर्स वो होते हैं जिनको जितना खींचो 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 वो खिंचता ही जाए, खिंचता ही जाए, उसको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। जैसे कि रबड़, क्या है? रबड़। तो याद रखना, इलास्टोमर्स आर द सब्सटेंस दैट कैन बी स्ट्रेच टू वेरी लार्ज स्ट्रेन एंड स्टिल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप वंस द फोर्स इज रिमूव्ड, है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रबड़ है। उसके अलावा हमारा जो दिल होता है, आयोटा, आयोटा जो होता है दिल के अंदर, वो भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपको कर्व बताऊं तो नॉर्मल फाइबर का तो ऐसा होता है, राइट। अगर कोई प्लास्टिक है तो पहले ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा। बट इलास्टोमर्स की सबसे खासियत है ना कि उसका ग्राफ एकदम डिफरेंट होता है। उसका ग्राफ कैसा होता है? ऐसा, ये होता है उसका ग्राफ। याद रखना, ये इलास्टोमर्स हैं, जितना खींच सकते हो खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, खींचा जाएगा, और जब छोड़ोगे वापस भी आ जाएगा यार, है? यानी ये वो मटेरियल्स हैं जो कि इजीली इजीली क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच हो सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। इनको हम बोलते हैं इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है ना। स्ट्रेन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और फिर लॉजिकल क्वेश्चंस। जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म इलास्टिक लिमिट? इलास्टिक लिमिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी डेफिनेशन भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। अगला, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? अभी मैंने बताया यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, बोलो। इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट ही
यील्ड, आई यील्ड, मैं हार गया। इससे ऊपर अगर हम जाएंगे, इस फोर्स से हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, मटेरियल इलास्टिसिटी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, द स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट की जो स्ट्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। व्हाट इज मेंट बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये एक मैक्सिमम स्ट्रेस है जिसके बाद मटेरियल विल ब्रेक, मटेरियल टूट जाएगा, उसके भी टुकड़े हो जाएंगे जैसे कि तुम्हारे दिल के टुकड़े हो गए थे। ठीक है, अगला, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, वो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। राइट टू फैक्टर्स ऑन विच इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स, कौन से दो फैक्टर्स हैं जिन पे इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। देखो, टाइप ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेचर क्या है मटेरियल का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके अलावा कौन से प्रकार की स्ट्रेस उसको हम दे रहे हैं, है ना, स्ट्रेस भी तो तीन प्रकार की है, कौन सी हम स्ट्रेस दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक फटीग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, स्कूल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इलास्टिक फटीग क्या होता है, मटेरियल्स को जब हम हर रोज स्ट्रेच करते हैं, बार बार हर रोज, तो थक जाता है, जैसे हम फटीग हो जाता है ना, हम थक जाते हैं, वैसे मटेरियल की भी ना धीरे 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 टाइम के साथ वो जो इलास्टिसिटी है ना वो कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब आप हल्की सी फोर्स लगाओगे और अब वो वापस से अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इलास्टिक फटीग इज द लॉस ऑफ इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू रिपीटेड और साइक्लिक लोडिंग एंड अनलोडिंग। स्पेशली वो जो तुमने देखी है रस्सियां होती हैं जो कि क्रेन्स को ऊपर खींचती हैं या फिर लिफ्ट में लगी होती हैं, तो उनकी ना लिमिट होती है एक्चुअली, है ना, अगर आप उनको बार बार यूज करते रहोगे ना तो उनका इलास्टिक फटीग हो जाता है। इस वजह से बोलते हैं कि सर्विस कराना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली लिफ्ट का, क्योंकि इलास्टिक फटीग हो गया ना तो एक दिन समझ में बात को, हाँ ठीक है। चलो अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट, आपको यहां पर 4 पॉइंट दिए गए हैं, बिना ऑप्शंस के बताना बेटा कौन कौन से पॉइंट क्या क्या है। सबसे पहले, ये वो एरिया था जब मैं अपने पहले प्यार को छोड़ता हूं, जो कि था हुक्स लॉ, यानी ये था प्रोपोर्शनल लिमिट, याद आ गया प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। फिर ये होता था जब मैं अपने दूसरे प्यार को छोड़ता था, आई यील्ड, मैं हार गया। फिर ये होता था जब मेरे पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ लग जाती थी, भैया इससे ऊपर अब मैं नहीं रह सकता, और ये क्या होता था, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता था। क्या होता था, फ्रैक्चर पॉइंट। तो आप मैच कर सकते हो इनमें से कौन सा लग रहा है, ए जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर पॉइंट, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ब्रास, स्टील एंड रबर आर शोन इन द फिगर, और आपको क्या बताना है, ए बी सी कॉरस्पॉन्ड्स टू, ठीक है, इनमें से कौन सा ब्रास है, ठीक है, उसके अलावा कौन सा स्टील है, कौन सा रबर है, बताओ। देखो यार, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसकी होती है, जो सबसे ज्यादा सख्त होता है। सबसे ज्यादा सख्त तो हमारा स्टील होता है, हमें पता है, तो यानी ये होगा स्टील, तो ए तो होगा स्टील, अगला होगा ब्रास, और लास्ट में आएगा रबर। ठीक है, तो ए आएगा स्टील, फिर ब्रास, फिर रबर, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है, देखना क्या बोला है इसके अंदर, द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ टू मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन द फिगर, the graph are drawn on the same scale, which of the material has the greater young modulus। पहले ये बताओ किसका young modulus ज्यादा होगा। देखो young modulus एक्चुअली में क्या है बताओ, एक्चुअली में इट इज कि किसका इलास्टिक लिमिट ज्यादा, यंग मॉडुलस वही तो है यार, इलास्टिक लिमिट किसकी ज्यादा, कौन ज्यादा इलास्टिक, राइट राइट। तो अगर इन दोनों ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो जो बी वाला है देखो, इसकी इलास्टिक लिमिट कहां है, यहां पर। कैसे पता चलता है, तुम्हें याद होगा एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कर्व ऐसे घूमता है, पहले तो कर्व एकदम सीधा 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 सीधा, फिर इस पॉइंट पे इसको अपन बोलते हैं वैसे प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर उसके बाद आती है इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो अराउंड अराउंड ये वाला पॉइंट होगा, जबकि यहां पर देखो तो वो पॉइंट यहीं पर आ गया, इसी पॉइंट पे कर्व हो गया, राइट राइट। तो आप ध्यान से देखो तो जो बी वाला है इसका कर्व ऊंचा है, इसका कर्व ऊंचा है ना, है ना, ये वाला पॉइंट ऊंचा है, इसका नीचे। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो बी वाला मटेरियल है इसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, ये ज्यादा इलास्टिक होगा। बिल्कुल होगा यार भैया, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल होगा। देखो ना, ऊंचा है, ऊंचा है, यानी उसको इतनी ज्यादा मुझे स्ट्रेस देनी पड़ी, जबकि उसको कम स्ट्रेस मुझे देनी पड़ी, है ना। यंग मॉडुलस सख्त, कौन ज्यादा सख्त, जिसको ज्यादा स्ट्रेस देनी पड़े, ज्यादा स्ट्रेस देनी पड़ी। ठीक है जी, तो इसका आंसर आएगा बी। अगला, विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। देखो स्ट्रॉन्गर मटेरियल टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके बाद इसने ये बोला कि आई गिव अप, मैं हार गया। अरे वही तो होता है ना,
अरे वही तो होता है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा वो इजीली टूटेगा नहीं, वो ब्रेक नहीं होगा, जबकि जो वीक होगा वो जल्दी फ्रैक्चर कर जाएगा, टूट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये देखो कितना लंबा टिक पाया, देखो कितना लंबा टिक पाया, और इसका ये जो पॉइंट है ना ये काफी ऊपर है, जबकि इसका जो पॉइंट है ये नीचे है, ठीक है, और ये ज्यादा टिक भी नहीं पाया यार, ये तो देखो ना जल्दी टूट गया, जल्दी फ्रैक्चर कर गया, जबकि ये बहुत समय बाद फ्रैक्चर करा, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ए है, जबकि पहले वाले पॉइंट यानी यंग मॉड्यूलस इसका ज्यादा है। बहुत बढ़िया, तो ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिलेशनशिप विद स्प्रिंग। भैया यहां भी स्प्रिंग आ गई। अच्छा मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, तुम्हें स्प्रिंग का फॉर्मूला याद है? F इक्वल्स टू के एक्स, अरे हाँ भाई माइनस के एक्स, याद है? याद है नहीं है? ठीक है याद होगा। अब एक बात मुझे बताओ, अभी यंग मॉडुलस, मैं किसी वायर को स्ट्रेच करता हूं तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्या यही है? बहुत बढ़िया, यही है भैया, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा अगर इस फोर्स को मैं यहां ले जाऊं और यंग मॉडुलस को मैं यहां पर ले आऊं तो क्या आएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा वाई ए डेल्टा एल बाय एल, क्या यही आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला? ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डेल्टा एल है ये क्या है? चेंज इन लेंथ। अरे चेंज इन लेंथ ही तो है, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको एक्स मान सकता हूं? अगर तुम्हें याद हो स्प्रिंग का जो फॉर्मूला होता था माइनस के एक्स, इसमें एक्स क्या होता था? कितना स्प्रिंग स्ट्रेच हुई, यही होता था। तो क्या मैं इसको एक्स मान सकता हूं? ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो फोर्स इक्वल्स टू वाई ए बाय एल इंटू एक्स, क्या ये सारी चीजें कांस्टेंट है बेटा? यंग मॉड्यूलस किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, तो क्या मैं इसको के बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो। तो अगर मैं स्प्रिंग से इसका रिलेशन बनाऊं, किसी भी वायर को स्ट्रेच करूं और उसका स्प्रिंग से रिलेशन बनाऊं, तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि जो के की वैल्यू होती है वो क्या होगी? वाई ए बाय एल, ठीक है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके अंदर मैं आपको एक या दो डेरिवेशन कराऊंगा। पहली डेरिवेशन तो ये थी, बड़ी लल्लू सी, पता भी नहीं चला डेरिवेशन हो गई है ना, रिलेशन विद स्प्रिंग हमने बता दी। के की वैल्यू क्या आई? वाई ए बाय एल, बड़ी इजी, बड़ी लल्लू पल्लू डेफिनेशन थी, आ गई समझ में। अब जो दूसरी डेरिवेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना, ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो यार, तुम क्या ये सोच सकते हो कि क्या जब भी मैं किसी चीज को खींचूंगा तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? बिल्कुल होगी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती थी? जब भी मैं किसी चीज की शेप या साइज बदलूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी ही आएगी, वो तो जरूरी है, एकदम नेसेसरी है। अब इसमें भी तो मैं वायर को खींच रहा हूं, तो मैं अज्यूम करता हूं कि एक वायर है, ठीक है। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं बेटा? डेरिवेशन ध्यान से देखना, एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो एल है, यंग मॉड्यूलस वाई है, और जो एरिया है वो ए है। इसको मैंने स्ट्रेच करा और जो इसमें एक्सपेंशन आया वो एक्स आ गया, एक्स मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया, खींच दिया, ठीक है जी, समझ आ गया। अच्छा अब ना थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। थोड़ा हमने पहले पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है, क्या वही नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है? हाँ भैया बिल्कुल होता है, एकदम सही कह रहे हो भैया, ये तो आपने बात सही कि हमने पढ़ा है। अब एक बात बताओ, इस चैप्टर में हम शुरू से ही रीस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, रीस्टोरिंग या की जो कि अंदर की तरफ खींचती है, जो कि उल्टी फोर्स है, राइट। तो क्या मैं इसके केस में लिख सकता हूं कि जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा? तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स है, यस। अब मुझे बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बेसिकली मुझे वर्क डन निकालना है, और वर्क डन होता है एफ एफ यानी फोर्स, फोर्स डॉट डीएक्स, यही होता है ना, याद आ गया? हाँ यही होता है वर्क डन। अच्छा अभी मैंने फोर्स निकाली थी, कैसे मैंने फोर्स निकाली थी वापस से निकाल के बता देता हूं, यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू एफ ए डेल्टा एल या फिर मैं चेंज इन लेंथ यहां पर एक्स ही लिख देता हूं डायरेक्टली, ठीक है, डिवाइड बाय एल। अब यहां पर मुझे फोर्स निकालनी है तो फोर्स क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगा वाई ए एक्स बाय एल, ठीक है। अब इस फोर्स को उठाओ और देखना फटाफट से यहां पर लगा दो, तो वर्क डन आ जाएगा कितना? वाई ए बाय एल एक्स डॉट डीएक्स, बहुत बढ़िया, एक्स डॉट डीएक्स। भैया ये तो इंटीग्रेशन सा लग रहा है यार। मैंने कहा बिल्कुल, अब तुझे मतलब मैथमेटिक भी तेरी स्ट्रांग हो गई है, क्या बात है। तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, लिमिट क्या लगानी पड़ेगी? लिमिट लगाओगे 0 से लेकर डेल्टा एल तक, कहां तक? डेल्टा एल तक, जो कि तुमने एक्सपेंड करा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जब इनको एक्स डॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2, इतना शायद इंटीग्रेशन तुम्हें अब तक आ गया होगा, ठीक है। हर जगह भैया एक तो ये इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2
लिमिट लगा लेना डेल्टा एल से 0 तक की, और सॉल्व करोगे तो जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, वाई ए बाय एल, और ये आ जाएगा डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये आ गया फाइनली हमारा क्या, अरे बोलो, वर्क। हाँ, यानी यही है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। यस, तो भैया क्या यहां पर डेरिवेशन खत्म? नहीं, अभी कहां खत्म हुई भाई, ध्यान से देखना बेटा। अब मैं इसको अलग तरीके से लिखने जा रहा हूं। कैसे लिखूंगा देखना। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करूंगा और डिवाइड करूंगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस हाफ को बाहर लिया, इस हाफ को क्या करो बेटा, बाहर लिया। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं इसको लिख रहा हूं हाफ वाई ए, देखते चलना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी के समय पे, वाई ए एल डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो स्ट्रेन मैंने तुम्हें बताया था, स्ट्रेन क्या होती थी, डेल्टा एल बाय एल, यही तो स्ट्रेन होती थी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि ये जो है ये कुछ नहीं है, ये है स्ट्रेन का स्क्वायर। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख दो हाफ वाई ए एल, और ये है स्ट्रेन किसका बेटा, स्ट्रेन का स्क्वायर। क्या बात समझ में? जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया, स्ट्रेन का स्क्वायर। अच्छा, ये ए इंटू एल यानी एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम होती है। अरे किसी का भी अगर वॉल्यूम निकालना है क्या करोगे, एरिया इंटू एल करोगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, हाफ वाई वी, और ये है स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यंग मॉडुलस क्या होता था? यंग मॉडुलस होता था भैया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहां पर जब तुम यंग मॉडुलस की वैल्यू डालोगे, क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, जब तुम ये वैल्यू डालोगे ना बेटा, तो पता है क्या होगा, तो फाइनली आ जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और यही है पोटेंशियल एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आई? इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। यानी जब हमने शेप बदलने की कोशिश करी, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो कितनी हुई, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और इसका एक और चीज होती है, इस वॉल्यूम को यहां पर ले आओ, इस वॉल्यूम को यहां पर ले आओ, तो ये जो टर्म होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इसका फॉर्मूला बन के आ जाता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या खतरनाक सी डेरिवेशन करी। अरे बहुत इजी डेरिवेशन थी। मैंने क्या करा, मैंने एक पाइप लिया, उसको मैंने खींचा, मान लो वो एक्स खिंच गया, ठीक है। तो मुझे निकालनी थी पोटेंशियल एनर्जी। मुझे पता है पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर है। वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स। सबसे पहले मैंने जो फोर्स निकाली थी, उस फोर्स को यहां पर रखा, बच क्या गया, एक्स डॉट डीएक्स। एक्स डॉट डीएक्स का इंटीग्रेशन करा तो वो होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लिमिट डाल दी 0 से डेल्टा एल जितना एक्सपेंड हुआ था। तो फाइनली जो मेरा W यानी वर्क डन आया, वो वर्क डन कितना आ गया, थोड़ा बहुत मैंने सॉल्व करा तो वो आ गया वाई ए बाय एल डेल्टा एल का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, ऊपर नीचे एल एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर चीजों को ले जाना था, वो मेरी मर्जी थी। तो मैंने यहां से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो तो ये क्या है, ये है स्ट्रेन का स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया स्ट्रेन का स्क्वायर। अब अगर एरिया इंटू लेंथ ध्यान से देखोगे तो वॉल्यूम होता है, तो यहां मैंने लिख दिया वॉल्यूम। और ये जो यंग मॉड्यूलस है वाई, ये एक्चुअली में क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो मैंने सारी वैल्यूज को पुट करा, तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बार काम आएगा, कई बार इसको यूज करने वाले हो। ठीक है, ये डेरिवेशन समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट थी, याद रखना। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन देखते हैं अब इसके। Steel wire of the length 2 meter and cross sectional area this is stretched by a force 200 न्यूटन। क्या करा, 200 न्यूटन का फोर्स ने इसको स्ट्रेच कर दिया। यंग मॉड्यूलस हमें गिवन है, हमें बताना है, स्ट्रेन बताना है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा, पहले तो ये देखो क्या फॉर्मूला होता था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले आप स्ट्रेस निकालोगे, स्ट्रेन निकालोगे, वॉल्यूम निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि लेंथ हमारे पास गिवन है,
और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें गिवन है। तो वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू ए। ठीक है, तो स्ट्रेस निकालो, स्ट्रेन निकालो। स्ट्रेस कैसे निकालोगे, फोर्स गिवन है तो एरिया, देखो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्ट्रेस निकालता हूं, तो वो होगी फोर्स बाय एरिया। तो वो कितना हो जाएगा, एक बार चेक कर लेना बेटा। फोर्स है 200 न्यूटन और एरिया है 1 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁸8। ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा स्ट्रेस। अब जब मुझे स्ट्रेन निकालना होगा तो यंग मॉड्यूलस मेरे को यहां पर गिवन है, तो मैं स्ट्रेन कैसे निकालूंगा बताओ। अरे यार, तुम्हें अगर फॉर्मूला याद हो, यंग मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बहुत बढ़िया है ना। अब देखो स्ट्रेस मैंने निकाल लिया है जो कि ये है, यंग मॉड्यूलस मुझे गिवन है, तो बस वैल्यूज को पुट करो। तो जो स्ट्रेन आएगा बेटा, इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू यहां डालो और एक बार सॉल्व करो, तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻⁻3 ये आएगा। ये क्या आ गया, स्ट्रेन। तो अब देखो मेरे पास स्ट्रेस भी है, मेरे पास स्ट्रेन भी है और मेरे पास वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आती है एरिया जो कि है 10⁻⁻5 इंटू लेंथ। लेंथ कितनी, 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो स्ट्रेस भी है, स्ट्रेन भी है, वॉल्यूम भी है, तीनों को मल्टीप्लाई करो और हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और फटाफट से मुझे एक बार आंसर बता दो। इसमें एक चीज करेक्ट कर लेना कि हमने जो वॉल्यूम निकाली है ये 10⁻⁻6 था। ठीक है, अब एक बार सॉल्व करना, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.2 जूल, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो जूल में हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको मैं यहां पे भी दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि वायर हमें लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, यंग मॉड्यूलस गिवन है, कैलकुलेट दी स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालोगे, देखो मैंने थोड़ी देर पहले ना स्प्रिंग कांस्टेंट आपको डिराइव करके बताया था, मैं आपको वापस से दिखा देता हूं। मैंने आपको हल्की सी देर पहले ये स्प्रिंग कांस्टेंट YA/L ये प्रूव करके दिखाया था, तो यही फॉर्मूले से आपको स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार आपके पेपर में आपको दिख सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लोगे फॉर्मूले से, हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड व्हेन एक्सटेंशन इज 2 mm। अब आपको बताना है कितनी एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, और ये जो है ये डेल्टा एल हमें गिवन है। ठीक है, तो आप वापस से फॉर्मूला लगाओ, वीडियो पॉज करो, इसको सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताना। चलिए अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के वन ऑफ दी सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन भैया ये क्या है, पॉइजन भैया का भी रेशियो आ गया है क्या, ये क्या चीज है। तो देखो पॉइजन रेशियो कुछ नहीं होता, तो इमेजिन करो जब भी तुम किसी चीज को खींचोगे ना, तो लेंथ तो बढ़ती है, बट साथ साथ में जो रेडियस होता है, जो डायमीटर होता है, वो भी तो कम होता है। होता ही नहीं होता, किसी वायर को खींचोगे तो डायमीटर कम होगा। यस, तो ये तो हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज को खींचते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बट जब हम किसी चीज को खींचते हैं उसके डायमीटर में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, लेटरल स्ट्रेन। द स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। एग्जांपल वही है, जब मैंने इसको खींचा तो डायमीटर कम हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहला रहा है एक प्रकार से लेटरल स्ट्रेन की, चेंज आ गया ना भैया डायमीटर में। तो पॉइजन रेशियो क्या बोलता है, पॉइजन रेशियो ये बोलता है द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच। सिंपल सिंपल भैया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो हमें पता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो डेल्टा L/L होता है। लेटरल क्या होगा, अरे लेटरल कुछ नहीं होगा, डेल्टा D, यानी चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। बस इन दोनों का रेशियो है, बस इन दोनों का रेशियो है। बट एक चीज याद रखना, इस फॉर्मूले में ये नेगेटिव साइन आता है। वैसे तो इस पे क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा, क्या ना ही पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी नेगेटिव आता है। क्यों आता है, क्योंकि तुम खुद सोचो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी डायमीटर कम होगा कम होगा कम होगा, छोटा सा हो जाएगा। हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल हो जाएगा यार। तो यानी लेंथ बढ़ेगी डायमीटर कम होगा, जिस वजह से यहां पर डेल्टा D/D डेल्टा L/L। बहुत सही। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस वैसे आते नहीं है, कुछ चीजें आप याद कर लेना। क्या याद करना है आपको, कि याद रखना कि नॉर्मली जब हम इस वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो थ्योरेटिकली जो वैल्यूज आती हैं वो -1 से लेकर 0.5 तक आती हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं पेन और पेपर से। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में आती है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप इसके, तो हमारी वैल्यूज तो नेगेटिव में आएंगी, बट प्रैक्टिकली नेगेटिव वैल्यूज इसमें पॉसिबल नहीं होता, वो 0 से 0.5 ही पॉसिबल होता है। The higher value of Poisson's ratio mean material contract more। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि जो मटेरियल है ना यार, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है साइड से। मतलब मैं हल्का सा खींच रहा हूं पतला हो जा रहा है, हल्का से खींच रहा हूं पतला हो जा रहा है। हाँ है ना, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। अब ये चीज भैया आपने क्यों बताई, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट पॉइजन रेशियो? भैया ये तो बताया नहीं, हमें तो अभी तक इलास्टिसिटी बताई थी यार। पॉइजन यानी थोड़ा सा खींच रहा हूं और रेडियस कम हो जा रहा है, डायमीटर कम हो जा रहा है। खुद सोचो किसके साथ ये पॉसिबल है? रबड़ के साथ। रबड़ को तुम थोड़ा सा खींचते हो ना तो रबड़ पतला हो जाता है, हाँ है ना? स्टील को खींचो नहीं होगा पतला, ग्लास को खींचो नहीं होगा पतला, कॉर्क को खींचो नहीं। रबड़, बहुत बढ़िया। चलो, a cylinder rod is stretched by a load producing a longitudinal strain this if, ये वाला जो सिंबल होता है ना बेटा, ये सिंबल होता है पॉइजन रेशियो का, याद रखना है ना। हमें बताना है लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, तो आपको पता है ये रेशियो होता है किसका? लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है? हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गिवन है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन हमें निकालनी है, लॉन्गिट्यूडनल हमें गिवन है। ठीक है, पॉइजन रेशियो हमें गिवन है जो कि है 0.25, बस वैल्यू को पुट करो और आंसर निकालो, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, -3। अच्छा, पॉइजन रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फाइनली इस चैप्टर को एंड करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो कि स्कूल लेवल के पेपर्स में आता है, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, अब ये बताओ कि इसका क्या काम मतलब कैसी मजाक की बात है, लास्ट में पूछ रहे क्या काम, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, आप पूछ रहे हो क्या काम? ये कोई तरीका होता है भैया? देखो, 3 काम होते हैं इसके मेनली। सबसे पहला काम तो वो जो रोप्स बनती है ना, मैंने तुम्हें बताया लिफ्ट वाली जो रोप्स होती हैं, यस, उनको देख के बनाया जाता है कि वो ऐसे मटेरियल की बनाए जाएं जिनका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, वो ज्यादा इलास्टिक है। उससे क्या होगा? उससे जब कोई भी चीज ऊपर नीचे जाएगी तो ताकतवर मजबूत तरीके से जाएगी, ऐसा नहीं कि टूट जाए, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये स्टील रोप्स इन द क्रेन्स एंड द लिफ्ट। तुमने देखा होगा घर भी जब बनते हैं ना, बड़ी बड़ी इमारतें बनती है तो क्रेन्स आती हैं, वो उठा के ऐसे रखती हैं, तो उनमें भी रोप लगी होती है स्टील की। तो सबसे पहला एप्लीकेशन तो स्टील रोप एंड क्रेन। दूसरा, आई शेप्ड ग्रिडर्स। अभी ग्रिडर्स क्या होते हैं? तुमने अगर देखा हो ना, वो तुमने अगर शेप देखी हो, जब भी ब्रिज होता है कोई ब्रिज, उसके नीचे के जो पिलर्स होते हैं ना, उन पिलर की शेप कुछ ऐसी होती है, नोट करिए किसी ने, है ना, है ना, है ना, ऐसी होती है। तो ये भी जो पिलर्स ऐसे वाले बनाए जाते हैं ना, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिक बिहेवियर। ये ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? ये रेक्टेंगुलर नहीं बनते, क्यों? क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर बनाएंगे ना भैया तो ज्यादा पैसा लगेगा, पर जब ऐसा बनाया जाता है ना तो उतनी ही स्ट्रेंथ मिलती है जितनी स्ट्रेंथ बोलो रेक्टेंगुलर से मिल सकती थी। यानी ये शेप और रेक्टेंगुलर शेप दोनों बराबर स्ट्रेंथ देती हैं, बट फर्क ये है इसमें पैसा बच जाता है, इसलिए आई शेप्ड की बनाई जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, provides more strength and rigidity using less material because material is concentrated away from the neutral axis। यानी वो दूर रखा जाता है मटेरियल को न्यूट्रल एक्सिस से। उतना मत डिटेल में जाओ, बस इतना समझो आई शेप्ड होता है। ये भी किसका एग्जांपल है? एप्लीकेशन का। एंड लास्ट, बेंडिंग ऑफ बीम, यानी जो बीम होता है उसको बेंड। अगर तुम अपने पापा से पूछोगे, कहीं गांव के तुम्हारे घर बने होंगे तो उसमें बीम लगती है, दरवाजों के नीचे एक लोहे की पट्टी सी होती है, उसको हम बीम बोलते हैं। बीम लगाई जाती है लोहे की, क्यों लगाई जाती है? ताकि वो प्रेशर, जो भी ऊपर से प्रेशर आ रहा है ना, उसको वो झेल ले। तो ये देखा जाता है कि वो जो बीम लग रही है ना, वो बीम की मोटाई कितनी है, वो बीम का यंग मॉड्यूलस कितना है, सब कुछ देखा जाता है, तभी तो वो वेट को ले पाएगी वो बीम। ठीक है, तो बीम बेंड्स व्हेन द लोड इज अप्लाइड टू रिड्यूस बेंडिंग, यूज मटेरियल विद हाई यंग मॉड्यूलस। हमेशा क्या करना है? हमें हाई यंग मॉड्यूलस का मटेरियल इसके अंदर हमें यूज करना होता है। उसके साथ साथ इंक्रीज डेप्थ, यानी आप बीम को जितना मोटा बनाओगे, उसकी हाइट जितनी करोगे, उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन, आई शेप्ड, बीम और रोप्स, याद रखना, स्कूल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, यहां पर इस चैप्टर को एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन बता दो। व्हाई आर दी स्टील वायर प्रेफर्ड ओवर कॉपर वायर? क्यों किए जाते हैं? क्योंकि स्टील का यंग मॉड्यूलस ज्यादा होता है। ठीक है, व्हाई आर गिर्डर्स इन द ब्रिज गिवन आई शेप्ड इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन? मैं बता चुका हूं, आई शेप से कॉस्ट बचती है और स्ट्रेंथ उतनी ही मिलती है जितनी की रेक्टेंगुलर से मिलती है। सेम स्ट्रेंथ बट पैसा, देखो पैसा बचाना बहुत जरूरी है। यहां पर आपके सारे के सारे चैप्टर्स, मतलब ये जो पूरा का पूरा इतना बड़ा चैप्टर था, इसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे सब खत्म कर दिए हमने। ठीक है, आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा, मजा आया होगा। ऐसे ही और वन शॉट में तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। प्रीवियस सारे वन शॉट आप देख सकते हो, आगे भी ट्राई कर रहा हूं तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट वन शॉट, है ना। ये लोग जो यूट्यूब पे इतना अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा दूं ना कि तुम बोलो यार हाँ, एग्जाम है, एग्जाम से पहले प्रशांत भैया की वीडियो देखी, काम खत्म। क्वेश्चंस करा दूं, इतने क्वेश्चंस करा दूं जो कि कोई करा ही नहीं सकता, तभी मजा आता है ना। तो आई होप तुम्हारी मदद हो पाई होगी। शुक्रिया एवरीवन, जाओ
मेहनत करो, पढ़ाई करो, मुझे पता है तुम्हें अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, उनके लिए जाओ, पढ़ाई करो। और याद रखना, लाइफ में कभी रिग्रेट मत होने देना, क्योंकि लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट तब तुम्हें महसूस होगा जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि आप एक अच्छे बेटा या फिर एक अच्छा बेटी नहीं बन पाए। तो ये वाला रिग्रेट कभी लाइफ में आने मत देना, अपना बेस्ट लगाओ बस। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।